हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग कक्षा 11 एनसीईआरटी गणित का चैप्टर नंबर पहला समुच्चय, इसकी एक्सरसाइज 1.3 आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1, 1.2 ये दो वीडियो इसके पहले ऑलरेडी आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उनको देख लिया होगा। आज हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में बच्चों यहाँ पर 2-3 टॉपिक हुआ करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कि किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय हम कैसे ज्ञात करते हैं। उप समुच्चय आखिर होता क्या है, पहले हम उस पर बात करेंगे कि उप समुच्चय होता क्या है। बच्चों, जैसा उसका नाम है उप समुच्चय, उप का मतलब होता है किसी का छोटा, किसी से छोटा, उसको क्या कहते हैं, उप कहते हैं। जैसे प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना। उप जहां लग जाता है तो वो उससे छोटा कद उसका माना जाता है। बस इतनी बात है। बस उसी प्रकार से आपको यहां भी कुछ ऐसा ही समझना है कि एक समुच्चय कोई अगर ए है, उस ए समुच्चय से उस ए समुच्चय की कुछ अवयवों को लेकर के एक दूसरा समुच्चय अगर बना दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय ए का उप समुच्चय कहते हैं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर हमें क्या पढ़ना है बच्चों, उप समुच्चय पढ़ना है, उप समुच्चय पढ़ना है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। सबसेट पढ़ना है। ठीक है, क्या होता है सबसेट, बहुत ध्यान से समझो। अगर हम यहां पर एक उदाहरण लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में सारी बात आएगी। ऐसे समझो कि अगर आपके विद्यालय में, जो आपका एक विद्यालय है, वो भी एक समुच्चय ही कह सकते हैं। बहुत ढेर सारे उसमें बच्चे होते हैं। ठीक है, कक्षा 10 के भी हैं, 11 के भी हैं, 12 के भी हैं, और भी जूनियर क्लासेस के हैं। तो सभी बच्चों को मिलाकर के ये आपका एक बड़ा समुच्चय बनाया गया है। ठीक है, और यदि उसमें से आपके सेक्शन का, या ये कहें आपके क्लास का उसी समुच्चय का एक भाग होगा, उसी समुच्चय का एक भाग होगा। हम ये कह सकते हैं कि कक्षा 11 का जो समुच्चय होगा, कक्षा 11 के जो छात्र होंगे वो आपके विद्यालय के ही छात्र होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके विद्यालय का एक उप समुच्चय आपकी कक्षा होगा। बात आई समझ में? नहीं आई? फिर से समझो। अगर ये कहें कि ए कोई एक सेट है जो कि आपके विद्यार्थी, सारे स्कूल के विद्यार्थी, सभी छात्र हैं, विद्यालय के सभी छात्र, क्या यहां पर लिख सकते हो, विद्यालय के सभी छात्र, विद्यालय के सभी छात्रों का, विद्यालय के सभी छात्रों का समुच्चय है ये आपका। ठीक है, विद्यालय के सभी छात्रों का समुच्चय है। और एक कोई बी समुच्चय है जो कि कक्षा 11 के छात्रों का समुच्चय है, कक्षा 11 के छात्रों का समुच्चय है। तो बच्चों, आप निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हो कि ये जो ए समुच्चय है, इसका एक समुच्चय उप समुच्चय बी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो बी है वो उप समुच्चय है ए का। बच्चों, यहां पर ये जो निशान है, ये निशान, इसको उप समुच्चय कहते हैं। याद रखिए, क्या कहते हैं, उप समुच्चय। ये जो ए है, ए क्या है, एक बड़ा समुच्चय है जिसमें कक्षा 11 के भी छात्र हैं, कक्षा 12 के भी छात्र हैं, 10 के हैं, 9 के, 8 के, सभी छात्र यहां पर हैं। और इसमें से हमने कुछ छात्रों को, कक्षा 11 के जो छात्र हैं उनको अलग कर लिया। तो ये भी आपका एक सेट ही होगा जो कहां से आया है, समुच्चय ए से हमें मिला है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो बी समुच्चय है वो समुच्चय ए का उप समुच्चय है। इसको हम बी सबसेट ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बी सबसेट ए पढ़ते हैं। ठीक है, एक छोटे से उदाहरण से शायद और भी अच्छा समझ में आ सकता है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई समुच्चय है ए, और जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर हम 10 तक लिख देते हैं। ठीक है,
और इससे हमने एक दूसरा समुच्चय कोई बनाया, इसमें से कुछ अवयव लिए और हमने एक दूसरा समुच्चय बना लिया। यहां पर इसमें से मान लेते हैं कि जो विषम अवयव हैं उनको हम लिख लें 1, 3, 5, 7 और 9। हमने यहां पर विषम अवयवों से इस समुच्चय के विषम अवयवों को उठा के हमने यहां पर रख लिया, तो ये भी आपका क्या होगा, एक समुच्चय बन जाएगा, जो कि समुच्चय ए का उप समुच्चय होगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि बी जो होगा वो समुच्चय ए का उप समुच्चय होगा। बी होगा वो क्या होगा, समुच्चय ए का उप समुच्चय होगा। देखो कुछ इसकी जो गणितीय परिभाषा है उसको ध्यान से समझो। अब गणितीय परिभाषा की बात समझो। क्या होता है उप समुच्चय बच्चों, क्या होता है उप समुच्चय? समुच्चय ए, एक समुच्चय कोई ए है और उस समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में यदि होता है तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। ध्यान से समझो, अगर कोई समुच्चय ए है, देखो हमने इसकी गणितीय परिभाषा बताई कि अगर कोई समुच्चय ए है, ये समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव होते हों। एक कोई समुच्चय बी है, एक कोई समुच्चय बी है, तो इसके ए के जो अवयव हैं वो कहां से आए, इस बी समुच्चय से आए हैं। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का यदि अवयव होता है तब ए को बी का उप समुच्चय कहा जाता है और इसको ए सबसेट बी लिखा जाता है। बच्चों ध्यान से समझो, ये बड़ा समुच्चय हो गया। इसमें ध्यान दें, यहां पर और यहां पर देखो फर्क दिखाई दे रहा है, ये बी सबसेट ए है और ये ए सबसेट बी है। हमने यहां पर क्या किया कि बी के कुछ अवयवों से यहां पर ए समुच्चय बना लिया, अर्थात ए में वे सब अवयव हैं जो समुच्चय बी के अवयव हैं, तो ए समुच्चय जो होगा वो बी समुच्चय का सबसेट कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। क्लियर बात हो गई, क्लियर बात हो गई। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हमने क्या काम किया कि एक बड़ा समुच्चय बी है और इसमें से कुछ अवयवों को लेकर के हमने एक दूसरा समुच्चय ए बना लिया। इसका मतलब ये निश्चित बात है कि यहां पर ए में जो अवयव होंगे वो वही अवयव होंगे जो बी से लिए गए हैं, अर्थात ए के सभी अवयव समुच्चय बी के ही अवयव होते हैं। तब ऐसी स्थिति में समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहा जाता है। ये इसकी गणितीय परिभाषा बच्चों हो गई और इसको ए सबसेट बी द्वारा लिखा जाता है। ठीक है बात। अगर ए में मान लेते हैं कि ए में कोई आपका ए कोई अवयव है, समुच्चय ए का एक अवयव यहां पर हमने ले लिया, अगर ए है तो वह निश्चित बात है कि बी का भी अवयव होगा। ये भी बात बिल्कुल पक्की है। अगर ए का एक अवयव ए है बच्चों तो वह बी का भी अवयव होगा, क्योंकि यहां से ही हमने उठा के यहां रखे हैं। तो ए में अगर ए अवयव है तो निश्चित रूप से वह बी का भी अवयव होगा। ए में जो भी अवयव हैं वो समुच्चय बी के ही अवयव होते हैं। यदि ऐसा होता है तब समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहा जाता है। अब तो मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर बात है। अब तो मेरे ख्याल से कतई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलो यहां पर देखो एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों, इसको रब कर लें। एक और दूसरा उदाहरण लें। देखिए हमने ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक छोटा कोई समुच्चय है, ए मान लें कोई आपका एक समुच्चय है और उसके अवयव हम यहां लिख देते हैं 1, 2, 3 हैं। ध्यान से समझना है, उसके हमने अवयव लिख दिए 1, 2, 3 हैं। कोई समुच्चय ए है और उसके अवयव हमने लिख दिए 1, 2, 3, 3 अवयव यहां पर हमने लिख लिए। अब बच्चों यहां पर कौन कौन से समुच्चय उप समुच्चय हो सकते हैं, ध्यान से समझो। मान लेते हैं इसमें से हमने एक अवयव केवल लिया, ये एक अवयव लेके हमने एक उप समुच्चय, देखो ये भी एक आपका इस समुच्चय का उप समुच्चय हो जाएगा। केवल एक अवयव ले लिया, इस अवयव को लेकर के एक दूसरा समुच्चय बनाया जा सकता है, ये भी आपका इसी समुच्चय का उप समुच्चय हो जाएगा। यदि हम तीसरा अवयव यहां लें और इसका एक उप समुच्चय बनाएं तो बच्चों ये भी आपका इस समुच्चय का उप समुच्चय होगा। या इसमें हम अब ऐसा करते हैं कि 1, 2 अवयव लें तो अभी ये भी समुच्चय आपका इस समुच्चय ए का उप समुच्चय हो जाएगा। यदि यहाँ पर 1, 3 अवयव लें, 1, 3 अवयव लेके एक समुच्चय बना दें, ये भी आपका उप समुच्चय इस समुच्चय का हो जाएगा। और यदि 2, 3 लेकर के अगर एक समुच्चय बना दें तो ये भी आपका इस समुच्चय का ही उप समुच्चय होगा।
इसके बाद यदि तीनों अवयव एक साथ लें 1, 2, 3 लें तो भी आपका ये एक उप समुच्चय होगा। और यदि बाय द वे हम एक भी अवयव ना लें, एक भी अवयव लेना, तो भी हमें ऐसा कह सकते हैं भाई अगर एक भी अवयव जिस समुच्चय में नहीं होते हैं उसको फाई से डिनोट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये रिक्त समुच्चय भी इस समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। बच्चों आप यहाँ देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके उप समुच्चय हमने बनाए। कितने? 8। यदि किसी समुच्चय में 3 अवयव होते हैं तब उप समुच्चय कितने होते हैं? उप समुच्चय बच्चों होते हैं, उप समुच्चय बराबर कितने होते हैं? याद करिए 8 होते हैं अगर अवयवों की संख्या 3 है। बच्चों इसको क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है? उप समुच्चयों की, चलो ऐसे लिख दें, उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या बराबर हमें यहां कितनी मिल गई? 8 मिली। क्या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3? देखो 2 की पावर 3 का मतलब तो 8 होता है। जहां 3 क्या है बच्चों? याद करो, यहां पर आप देख सकते हो 3 का मतलब है इस अवयव में, इस समुच्चय में अवयवों की संख्या है 3। इस समुच्चय में जो दिया गया समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 3। यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक सूत्र हमें मिलता है कि किसी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है। किसी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? उप समुच्चयों की संख्या बराबर होती है 2 की पावर n होती है। जहां n क्या है? जहां n समुच्चय में अवयवों की संख्या है। ठीक है बच्चों, ये भी बात आपको समझ में आई होगी। यहां पर आप चेक कर सकते हो, अगर यहां पर अवयव 3 है तो देखो 2 की पावर 3 लिखोगे, 2 की पावर 3 का मान 8। बच्चों 8 अवयव हैं जो कि आपको यहां सीधे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बात। अगर आपको उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 2 की पावर n, जहां n क्या है? समुच्चय में अवयवों की संख्या को निरूपित करता है ये n। ठीक है, किसी समुच्चय में यदि 2 अवयव हैं तो उप समुच्चय कितने बन जाएंगे? 2 की पावर 2 मतलब 4 उप समुच्चय बनेंगे। एक बात और बच्चों याद रखनी है, कोई भी समुच्चय हो उसका एक उप समुच्चय फाई अवश्य होता है। एक उप समुच्चय फाई होता है, मतलब रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। क्योंकि यहां पर हमने जैसा कि बताया कि हम कोई अवयव ना लें, भाई एक अवयव लें तो भी आपका एक समुच्चय बनेगा, वो भी उप समुच्चय होता है। 2 अवयव लेकर के हमने समुच्चय बनाए, वो भी आपके उप समुच्चय होते हैं। 3 अवयव लेके बना दें तो भी उप समुच्चय आपका मिलेगा। तो यहाँ पर 2 बातें हमें मिली कि किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है जिसको फाई लिखते हैं, और किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय स्वयं समुच्चय होता है। देखो स्वयं समुच्चय 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये आपका क्या है? स्वयं समुच्चय भी उप समुच्चय होता है और एक उप समुच्चय फाई होता है। इतनी बात आपको हर समुच्चय के उप समुच्चयों के लिए लिखनी है। जैसे हम ये कहें, एक दूसरे एग्जाम्पल के लिए हम ये कहें कि यदि कोई आपका समुच्चय B है और उस B समुच्चय में अवयव केवल 2 हैं, A, B, और आपसे कोई पूछता है उप समुच्चयों की संख्या बताओ, तो यहां पर आपको लिखना है उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या बराबर कितनी लिखनी है? हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया 2 की पावर n लिखना है। तो 2 की पावर n, और n का मतलब अवयवों की संख्या, और अवयवों की संख्या कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब उप समुच्चयों की संख्या 4 मिलती है हमें यहाँ पर। अगर अवयव 2 हैं तो उप समुच्चय कितने बनेंगे? 4। ध्यान से समझो कैसे बनेंगे, कौन कौन से उप समुच्चय होंगे उनको आप यहाँ लिख के दिखा सकते हो। उप समुच्चय कौन कौन से होंगे बच्चों? उप समुच्चय बराबर, एक तो हमने बताया आपको फाई लिखना है, हम इसमें से कोई अवयव ना निकालें तो रिक्त समुच्चय भी उप समुच्चय होता है। इसमें से एक अवयव A लें और ये भी आपका एक उप समुच्चय बन जाएगा।
एक अवयव बी लेके भी हम एक उप समुच्चय बना सकते हैं, ये भी आपका एक उप समुच्चय होगा। और दोनों अवयवों को साथ लें तो भी आपका ये एक आपका जो स्वयं समुच्चय है वो भी आपका उप समुच्चय होता है। ये रिक्त समुच्चय और ये स्वयं समुच्चय, ये दोनों समुच्चय किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। ठीक है, बाकी एक अवयव लेकर के हमने दो समुच्चय यहां पर बना लिए, तो कुल समुच्चय कितने हो गए? 1 2 3 4। यहां पर देखो चार उप समुच्चयों की संख्या है। ठीक है बच्चों, इसके बाद थोड़ी और बातें समझनी है, आपने बहुत अच्छे से समझा कि भाई अगर 1 2 3 यहाँ पर 3 अवयव हैं तो उप समुच्चय इतने होते हैं बच्चों, 8 होते हैं। यहाँ पर आपने देखा एक उप समुच्चय फाई लिखते हैं, फिर इसके बाद हमने एक अवयव लिया, फिर ये दूसरा ये अवयव लेके एक तीसरा अवयव लेके यहाँ पर देखो एक एक अवयव के 3 समुच्चय हमने बना लिए, फिर दो दो अवयवों के साथ हमने यहाँ पर 3 समुच्चय बना लिए और एक तीनों अवयवों को लेकर के यहाँ पर समुच्चय बनाया। तो इस प्रकार उप समुच्चय 8 यहाँ पर बनते हैं। उप समुच्चय कितने बनते हैं? 8। अब एक छोटी सी बात और आपको यहाँ याद रखनी है, एक छोटी सी बात बच्चों, और इसको रब कर लें, नोट करते रहना है बच्चों, हर प्रश्न को हर पॉइंट आपको नोट करना है अच्छे से समझ के। ठीक है, और इसके बाद देखो यहां पर समझो, यहां पर क्या है कि आपके पास यहां पर ये उप समुच्चय हैं। क्या है ये? उप समुच्चय। बच्चों यहां से यहां तक जाओ, इसको स्वयं समुच्चय को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये तो यही समुच्चय है। जो आपके ये इतने उप समुच्चय हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहां फाई से लेकर के यहां तक, उनकी संख्या कितनी है बच्चों? 7। ठीक, कितनी संख्या है? 7 है। तो ये आपके जो समुच्चय हैं इसको छोड़ दें, स्वयं समुच्चय को छोड़ दें, और जो आपके समुच्चय हैं उन समुच्चयों को उचित उप समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित उप समुच्चय कहते हैं। ये समुच्चय आपके उचित उप समुच्चय कहलाते हैं, उचित उप समुच्चय कहलाते हैं। किसको छोड़ना है बच्चों? ये जो आपका समुच्चय है ना, जो स्वयं समुच्चय है उसको छोड़ देना है। बाकी आपके ये समुच्चय वास्तव में क्या है? उचित उप समुच्चय हैं। इसको हम प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट इनको कहेंगे। ये आपके उचित उप समुच्चय कहलाते हैं, केवल स्वयं समुच्चय को छोड़ दिया जाए। ठीक है, यही तो उचित है, ये तो आपका वही है, ये तो ऐसे कह सकते हो ये अनुचित है, समझो, है ना। ये तो समुच्चय ही है, टोटल समुच्चय है। ये आपके इतने हैं, ये क्या है? उचित उप समुच्चय है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उचित उप समुच्चय क्या है? स्वयं समुच्चय को छोड़ने के बाद जो आपके समुच्चय बन यहाँ पर तैयार दिखाई दे रहे हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? उचित उप समुच्चय कहते हैं। एक बात और समझनी है, वो क्या है? ये आपके क्या है बच्चों? ये सब उप समुच्चय हैं, ये उचित, ये आपके क्या हैं? उप समुच्चय हैं। अब यहां पर एक शब्द और आपको याद रखना है जिसको कहेंगे अधिसमुच्चय। क्या कहेंगे? अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय क्या है? अधिसमुच्चय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं। सुपर सेट क्या है बच्चों? सुपर पावर ये है, देखो इससे हमने ये सब उचित उप समुच्चय, या ये कहें कि उप समुच्चय जो हमने निकाले वो काय से निकाले? इससे निकाले। बच्चों ये सेट जो है उसको क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय कहते हैं। जिससे हम उप समुच्चय बनाते हैं, जिस सेट से उप समुच्चय बनाते हैं उस सेट को ही हम क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय कहते हैं, या ये कहें सुपर सेट कहते हैं। बात आई समझ में? इस समुच्चय ए को इन सभी उप समुच्चयों का क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय कहते हैं। ये आपके ये सेट आपका क्या कहलाएगा? अधिसमुच्चय, मतलब सुपर सेट कहलाएगा। सुपर पावर है ना, इसी में तो पावर है पूरा, इसी ने तो इनको जनरेट किया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं, अधिसमुच्चय कहते हैं। इतनी बात ठीक है बच्चों? यहां तक आपने समझा तो मेरे ख्याल से उप समुच्चय का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। एक बार समरी टाइप में एक बार फिर से समझें। क्या करते हैं? कभी भी एक कोई समुच्चय होता है, उस समुच्चय से कुछ अवयवों को निकाल के हम समुच्चय बनाते हैं, तो वो समुच्चय क्या कहलाते हैं? उप समुच्चय कहलाते हैं। उप का मतलब छोटा समुच्चय बनाते हैं, ऐसे समझ। ठीक है, क्या करते हैं?
जैसे अगर हम गणितीय परिभाषा बताएं तो ये कुछ इस प्रकार से है कि किसी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के भी अवयव होते हैं, समुच्चय बी के अवयव होते हैं तो समुच्चय ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ध्यान से समझो क्या लिखा है बच्चों, वही बात लिखी है जो हमने बताई, अपने शब्दों में तोड़ के आप समझो कि किसी भी समुच्चय का किसी शब्द को हटा दो यहां से। चलो, समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए में जो भी अवयव हैं वो कहां से लिए गए हैं, समुच्चय बी के ही अवयव होते हैं, समुच्चय बी के ही अवयव हों, समुच्चय ए में कहां से अवयव हों, समुच्चय बी के अवयव हों, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं और इसको ए सबसेट बी लिखते हैं। ध्यान से समझो क्या कहते हैं इसको, ए सबसेट बी। ये जो आपका है ना, ये बड़ा सेट है, ये क्या है, ये बड़ा सेट। इसी से हमने कुछ अवयवों को निकाल के ए समुच्चय बनाया है। इसका मतलब यहां पर जो अवयव होंगे वो कहां के अवयव होंगे, बी के ही अवयव होंगे। ठीक है, तो ए में वो सब अवयव होते हैं जो समुच्चय बी के अवयव होते हैं, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, और इसको ए सबसेट बी द्वारा लिखते हैं, सिंपल सी बात है। और ये देखो हमने बताया कि ये बनाने का तरीका है कि हम किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय कैसे बनाते हैं। उसमें जैसे हमने उदाहरण लिया कि एक समुच्चय कोई है जिसके अवयव हैं 1 2 3 और इसमें से हमने कुछ अवयव निकाल के ये देखो इतना सेट बना लिए, 6-8 सेट बना लिए। कितने, 8 सेट बना लिए। यहां से हमने एक भी अवयव नहीं लिया तो ये आपका रिक्त समुच्चय है जो कि फाई से लिखा जाएगा। इसमें से एक अवयव लेके हमने एक समुच्चय बनाया, इसमें से दूसरा अवयव लेके एक दूसरा समुच्चय बनाया, तीसरा अवयव लेके एक तीसरा समुच्चय बनाया, फिर हमने 2 का कॉम्बी बना लिया, 2 का कॉम्बिनेशन करके एक समुच्चय बन गया, इन 2 का कॉम्बिनेशन करके ये समुच्चय बन गया, इन 2 का कॉम्बिनेशन करके ये बन गया, फिर तीनों को लेकर के एक ये भी समुच्चय हमने बना लिया। तो इस प्रकार से यहां पर यदि अवयव 3 होते हैं तो आपको उप समुच्चय 8 मिले। देखो कितने मिले, 8। ये 8 उप समुच्चय अगर हमें गिनती गिननी है उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया कि किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय को हम 2 की पावर n से उप समुच्चयों की संख्या को 2 की पावर n से प्राप्त कर सकते हैं। n मतलब ये होता है कि अवयव कितने हैं, समुच्चय में कितने अवयव हैं, उनको यहाँ पर पावर के रूप में चढ़ा के उसको हल करोगे तो उप समुच्चयों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, उचित उप समुच्चय क्या होता है बच्चों, ये आपका जो ये वाला सेट है जिसको स्वयं समुच्चय कहोगे, उसको छोड़ने के बाद जो आपके अवयव यहाँ पर ये समुच्चय दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपके सबसेट दिखाई दे रहे हैं, उन सभी सबसेट्स को क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं, उचित उप समुच्चय कहते हैं। केवल स्वयं समुच्चय को छोड़ दो। ठीक है, ये सब प्रॉपर सबसेट हैं। ठीक है, और आदि समुच्चय क्या होता है, आदि समुच्चय जहां से ये आपका समुच्चय बने हैं, मतलब उप समुच्चय जो बने हैं, किसने बनाए, ये सुपर पावर है, इसने ए जो समुच्चय है वो आपका क्या है, आदि समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय ए को क्या कहते हैं, आदि समुच्चय कहते हैं। क्लियर बात हो गई बच्चों, इतनी बात हमने आपको यहाँ पर अभी बताई कि उप समुच्चय क्या होता है। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक क्या है, अगले टॉपिक पर तो चर्चा करते हैं। इसको रब कर लें और अगले टॉपिक पर हम लोग पहुंचते हैं। देखो अगला क्या है टॉपिक, वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय, देखो ध्यान दें, वास्तविक संख्याओं तो आपको पता है बच्चों क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय। ध्यान से समझो बच्चों, क्या होता है आपको पता है कि आपकी ये n क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं गिनती में आती हैं 1 2 3 4, है ना, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद बच्चों होल नंबर होते हैं जिसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं, उसमें 0 भी हम शामिल कर लेते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड डॉट ये आपकी होल नंबर कहलाते हैं, इनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और इसके बाद में
अगर इंटीजर की बात करें, इंटीजर पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक को z से भी प्रदर्शित करते हैं, i से भी प्रदर्शित करते हैं। तो जो पूर्णांक होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, आपको पता है 0, 1, 2, 3 और डॉट डॉट अनंत तक जाते हैं, प्लस अनंत तक। अगर 0 से बैक साइड में आते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलते हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और डॉट डॉट ऋण अनंत तक आते हैं। तो बच्चों ये सब क्या होते हैं, ये सब इंटीजर हैं, इनको हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद में बच्चों परमेय संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्याओं को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके, जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तथा P और Q क्या है बच्चों, P व Q क्या है, पूर्णांक हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। तथा शर्त है कि जो Q पूर्णांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। हर पे अगर 0 होता है तो अपरिभाषित संख्या हो जाती है। तो Q क्या है बच्चों, Q आपकी परमेय संख्याएं हैं, ठीक है, जिनको इस प्रकार से कैसे लिखें, P बटे Q के रूप में। हर संख्या को देखो, चाहे तो प्राकृतिक संख्या है उसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब ये भी आपकी क्या है, परमेय संख्या है। ये भी आपकी परमेय संख्या, इनको भी P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखो बटे में 1 कर दो, बटे में 1 कर दो, सबके बटे में 1 कर सकते हो। यहाँ भी देखो बटे में 1 करके हम परमेय संख्या बना सकते हैं, और यहाँ भी बटे में 1 लिख के इनको हम P बटे Q का रूप दे सकते हैं, P बटे Q का रूप दे सकते हैं। यदि हम P बटे Q का रूप दे देते हैं तो अब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परमेय संख्या कह लेते हैं। तो बच्चों ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, और इसी प्रकार ये भी आपकी सब परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी इंटीजर आपके परमेय नंबर होते हैं, आपको याद रखना है, सभी परमेय नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब बताओ अपरमेय संख्या क्या होती है बच्चों। अपरमेय संख्याओं को हम यहाँ क्यू बार से लिख सकते हैं। क्यू बार ये क्या होती है, ये वो संख्याएं होती हैं जिनको देखो √2 कहें, √3 कहें, √3, √5 और पाई सहित ये सभी संख्याएं क्या हैं, अपरमेय संख्याएं हैं, जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पर देखो ध्यान दें, या ये कहें कि √2 बटे 1 कह दें तो भाई P बटे Q का रूप हो गया, लेकिन P आपका ये पूर्णांक तो नहीं है, √2 पूर्णांक तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब इसको √2 का मतलब है 2 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 1 दशमलव कुछ आता है, 1.414 आता है। तो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि ये पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है इसका मतलब ये P बटे Q का रूप नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद बच्चों बात आती है वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं वो सब संख्याएं होती हैं जो परमेय भी होती हैं और अपरमेय भी होती हैं। परमेय हो सकती हैं, परमेय को भी हम वास्तविक संख्या कहेंगे, अपरमेय हैं उनको भी हम वास्तविक संख्या। प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरमेय संख्या वो भी आपकी वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो कुल मिला के जो वास्तविक संख्याएं वो क्या हैं, सभी परमेय और सभी अपरमेय संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है बात। अब आप ये बताओ कि कौन किसका उपसमुच्चय है, हमें क्या बताना है, यहाँ पर वास्तविक संख्याओं की उपसमुच्चय बताना है। मतलब ये जो वास्तविक संख्या है इसके कौन कौन से उपसमुच्चय होते हैं बच्चों। बहुत अच्छे से आप कह सकते हो कि जो नेचुरल नंबर है वो आपका देखो ध्यान दें वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है, क्योंकि यहां पर देखो ध्यान दें जो वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्या हमने क्या बताया, वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं। सभी संख्याएं कैसी हैं, वास्तविक संख्याओं में परमेय भी आती है, अपरमेय भी आती है ना। उसमें जब परमेय की बात करें तो परमेय ये देखो, ये भी परमेय है, ये भी परमेय है, ये भी परमेय है, ये सब परमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो n है वो आपका सबसेट है R का, मतलब जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है वो आपका ये R का मतलब
रियल नंबर का उप समुच्चय है, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय है। इसको यहां देखो W है, वो भी आपका उप समुच्चय है R का, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। जो Z है वो भी उप समुच्चय है R का, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। जो Q है वो भी उप समुच्चय है R का, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो आपका Q बार, जिसको हम कहें अपरिमेय संख्याएं जो हैं, वो भी उप समुच्चय होती हैं R का। ये इतनी बात बच्चों समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ये सभी संख्याएं जो हैं वो कैसी हैं, R का उप समुच्चय हैं। एक बात और समझो, ये जो W है ना, W, इसमें से ही देखो N निकली हुई है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो N है वो सबसेट है W का। ध्यान से समझो, ऐसा भी कह सकते हो। N से ही देखो, ध्यान दे, ये W है ना, W कहां से आई है, यहीं से देखो ये आई है। इसमें 1 2 3 4 डॉट डॉट 1 2 3 4 डॉट डॉट W से ही, मतलब जो पूर्ण संख्या, उन पूर्ण संख्याओं से ही प्राकृतिक संख्याएं बनी हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कह सकते हैं कि जो N है वो सबसेट है W का, ठीक है। इसके बाद देखो और समझो कुछ बातें। यहां पर जो इंटीजर है, देखो इंटीजर से ये W बनी है, ध्यान से समझो। 1 2 0 1 2 3 4 अनंत तक, 0 1 2 3 अनंत तक। तो यहां से देखो इन्हीं से हमने ये बनाया है। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो W है वो आपका इंटीजर का, मतलब Z का सबसेट है। ध्यान से समझो, जो आपका ये W है वो काय का सबसेट है, इस Z का सबसेट है, ठीक है बच्चों। इतनी भी बात बिल्कुल सही है, कोई समस्या वाली बात नहीं। कौन किसका उप समुच्चय है वो आपको यहां पर समझना है, कौन किसका उप समुच्चय है वो आपको यहां समझना है, ठीक है। मेरे ख्याल से उप समुच्चय यदि आपको समझ में आता है तो ये सारी बातें तो आपको बिल्कुल एकदम समझ में आती ही होंगी, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है आपका अंतराल। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको नोट करते हैं, अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर आप देखते हैं अंतराल R के उप समुच्चय के रूप में, अंतराल R के उप समुच्चय के रूप में। ध्यान से समझो, अगर हम आपसे ये कहें कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याएं मान लेते हैं R, वास्तविक संख्या क्या है, R है। R में अगर ये माने कि A व B कोई दो अवयव हैं, ये मान लें, इसको अगर शॉर्ट रूप में ऐसा लिखना चाहें, ध्यान से समझो, ऐसा लिख दें कि A, B है वो R को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब R के दो अवयव हमने A, B ले लिए, R के दो अवयव A, B हमने लिए, और इस प्रकार से है कि A का मान छोटा है, B का मान बड़ा है। हमने ये मान लिया कि A छोटा है, B बड़ा है। तब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, तब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, देखो ध्यान दें, इसको कैसे लिख सकते हो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिख दें, ठीक है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यहां पर बाई लिख दें। बाई ये इस प्रकार से लिख दें कि ये A लेस देन बाई लेस देन B लिख दें। ये आपका एक अंतराल है। बाई कहां से कहां तक है, A से B तक है। ये आपका कैसा अंतराल है बच्चों, विवृत अंतराल कहलाता है। कैसा अंतराल कहलाता है, विवृत अंतराल। इसको खुला अंतराल भी कह सकते हो, विवृत अंतराल। देखो विवृत अंतराल इसको कहा जाता है, विवृत अंतराल कहते हैं। और इसको A, B से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर अगर कभी भी ऐसा लिखा हो A, B, तो इसका मतलब है ये आपका विवृत अंतराल है, खुला अंतराल है। और इसकी वैल्यू कहां, देखो ध्यान दें, इसमें इन बाउंड्रीज को हमें नहीं रखना है। देखो ध्यान से समझो, अगर ये संख्या रेखा है आपकी और यहां पर कोई A और यहां पर कोई B, देखो ध्यान दें, ये A है, ये B है, A है, ये B है, ये आपका A है और ये B है। तो यहां से A से B के बीच में बहुत ढेर सारी संख्याएं होंगी, जो A से B के बीच में होंगी वो बहुत ढेर सारी संख्याएं होंगी। लेकिन याद रखिए, इसमें A हमें सम्मिलित नहीं करना है, B सम्मिलित नहीं करना है। A से बीच का जो भी अंतराल है उसमें बहुत ढेर सारी संख्याएं होंगी, उन सभी संख्याओं का ये आपका समुच्चय है, ठीक है। अगर कभी A, B इस प्रकार से लिखा है
तो इसको हम विवृत अंतराल पढ़ते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, ए और बी को सम्मिलित नहीं करते हैं। इसकी के जो बीच की संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को हम यहाँ पर मानते हैं कि बीच की जो संख्याएं उनको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर कभी ऐसा हो, ध्यान से समझो, अगर ये तो हो गई, ये विवृत अंतराल की बात हो गई। कभी ऐसा हो कि अंतराल आपका ऐसा बना हो ए कॉमा बी और ये बड़ा ब्रैकेट लगा हो, अगर यूं ऐसे ही बना हो, तब हम इसको समवृत्त अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? समवृत्त अंतराल कहते हैं। और ये समवृत्त अंतराल का क्या मतलब है बच्चों, यहाँ देखो इस संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा पर ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इसको ए कहें, इसको बी कहें, और यहाँ देखो ध्यान दें, यहाँ पर ये होल बना दिए। इसका होल का मतलब है बच्चों ए हमें और बी ये शामिल, ये बाउंड्री शामिल हमें नहीं करनी, इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है। इसके बीच के अवयव जो हैं वो हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि इस अंतराल में ये देखो ध्यान दें, इसको भी डार्क बनाना है, इसको भी डार्क बनाना है, मतलब ये बाउंड्रीज भी लेनी है और ये लेनी है, दोनों बाउंड्री को लेना है, और इसके बीच में जो अवयव हैं वो भी सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। अगर कभी ये अंतराल बना है ए टू बी और ये समवृत्त अंतराल है, इसको बंद अंतराल भी कहते हैं, क्लोज इंटरवल भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो क्लोज इंटरवल होता है उसमें ये दोनों बाउंड्रीज भी ली जाती हैं, दोनों सीमाएं, इधर की इधर की, ये भी लेना है, ये भी लेना है, और इसके बीच के जो है वो सब मान लेने। ठीक है, और यदि कभी ऐसा होता है बच्चों, यहाँ पर देखो ए कोमा बी लिखा हो, यहाँ पर ये क्लोज हो और ये ओपन हो, ये इस तरीके से भी होता है, तो ये भी आपका विवृत अंतराल कहलाता है। लेकिन देखो इधर से यहाँ क्या है, ये समवृत्त और इधर विवृत। ठीक है, ये आपका बंद है, ये खुला है। तो अगर ऐसा होता है तो इसको संख्या रेखा पर हम कैसे लिखते हैं, याद करो, यहाँ पर देखो ये क्लोज है, तब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो क्लोज रखना है, तो ये तो डार्क कर सकते हो, और यहाँ पर ये आपको इस प्रकार से ओपन रखना है, ये ए है और ये आपका बी है। ठीक है, इसको बच्चों लिखते कैसे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इसका तो हमने तरीका ये बता दिया। यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान से समझो कि ए यहाँ पर ऐसे लिख दें, बाई सच दैट, बाई इस प्रकार से है कि ए का मान बाई के बराबर भी है और छोटा भी है, और यहां से लेस देन इक्वल टू बी, यहां पर देखो दोनों निशान बच्चों आपको लगाना है। ये अंतराल का क्या मतलब है, यहां पर ए को भी लेना है और बी को भी लेना है, यहां बराबर का निशान दोनों साइड पे लगाना है। ठीक है, इसमें ए भी लेना है और बी भी लेना है। यहां पर क्या करना है, इसमें बच्चों ऐसा करना है कि बाई सच दैट ए इज लेस देन, ध्यान से समझो, यहां पर देखो ये क्लोज है तो इस पर इक्वल का निशान लगाना है, बाई इज लेस देन बी, इस प्रकार से बच्चों लिखना है। ठीक है, ये ओपन है, इस पर बराबर का निशान नहीं लगाना है। ठीक है, और यदि ऐसा हो जाए, ध्यान से समझो, अगर यहां पर ओपन हो, यहां पर ओपन हो और यहां पर ये क्लोज हो जाए, तो इसका बच्चों क्या मतलब है, ध्यान से समझो, यहां पर ये तो आपको ओपन रखना है, यहां पर डार्क नहीं करना है, ये ए बिंदु है, यहां पर ये आपका देखो क्लोज करना है, डार्क बना दो, यहां पर बी लिख दें, तो यहां पर बी बाउंड्रीज लेनी है, ए बाउंड्री को छोड़ना है, इसके बीच के सब तो लेने ही लेना है, लेकिन बी को भी सम्मिलित करना है, ए को सम्मिलित नहीं करना है। तो ऐसे अंतराल को यहाँ कैसे प्रदर्शित कर सकते हो, इसको हम कहेंगे बाई, जहां ध्यान से समझो ए हमें नहीं रखना है, बराबर नहीं है ना, तो ए बाउंड्री में शामिल नहीं करना है, ए इज लेस देन बाई इज लेस देन इक्वल टू बी, हमें इस प्रकार से बच्चों लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो बी में यहाँ इक्वल का भी निशान लगाना है, मतलब बी को भी साथ में लेना है, बी तक जाना है, बी से पहले सब ये अवयव लिखना है, लेकिन ए को छोड़ देना है। ठीक है, इन अंतरालों का बहुत महत्व है बच्चों, इन अंतरालों का। यहां पर देखो ये जो है ना, इसको हमने लिखा है ए कोमा बी। ठीक है, ये आपका विवृत अंतराल है, विवृत अंतराल। ठीक है, तो बच्चों ये सब कुछ आपको आना चाहिए, बहुत आसान से प्रश्न है एक्सरसाइज में, जो कि आपके ये प्रश्न इस टाइप के होंगे। ठीक है, यहां पर इसको यहां लिख देते हैं बाई, और इस प्रकार से है कि ए इज लेस देन बाई इज लेस देन बी, यहां पर ये अंतराल है आपका। ठीक है, क्लियर है बच्चों, तो ये इस टाइप के प्रश्न आपके उसमें बुक में हैं, एक्सरसाइज आपकी 1.3 में इस टाइप के भी प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों,
इसके बाद देखो अब आगे एक टॉपिक और बचता है बच्चों, जिसको कहते हैं घात समुच्चय। अब देखते हैं घात समुच्चय क्या होता है। पावर सेट इसको कहते हैं। पावर सेट क्या होता है इसको रब कर लेते हैं। पावर सेट समझते हैं क्या होता है। पावर सेट देखो घात समुच्चय क्या होता है बच्चों, उदाहरण से बहुत अच्छे समझ में आएगा। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई समुच्चय ए है और उस ए समुच्चय के अवयव वही पुराने वाले 3 अवयव लें 1 2 3, और यदि हम इसके उप समुच्चय बनाएं तो आप इनके उप समुच्चय बहुत आसान से लिख सकते हो। इसका एक उप समुच्चय बच्चों 5 होता है। इसमें एक अवयव लें तो ये भी आपका एक उप समुच्चय हो जाएगा, दूसरा अवयव लें तो ये भी आपका उप समुच्चय हो जाएगा, तीसरा अवयव लें ये भी आपका उप समुच्चय हो जाएगा। अब दो अवयवों को यदि एक साथ लिया जाए 1,2 लें ये भी आपका उप समुच्चय हो जाएगा, और 1,3 लें ये भी आपका उप समुच्चय हो जाएगा, 2,3 लें ये भी आपका उप समुच्चय हो जाएगा, और एक स्वयं समुच्चय भी आपका उप समुच्चय होता है। 1 2 3 पूरा समुच्चय, तीनों अवयव लेकर के हम समुच्चय बनाते हैं, उसको स्वयं समुच्चय कहते हैं। वो स्वयं समुच्चय भी इस समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो बच्चों आपने देखा कि इस ए समुच्चय के हमने यहां पर 8 उप समुच्चय निकाले हैं। यदि इन उप समुच्चयों को ध्यान से समझना है, हम क्या बता रहे, यहां पर काय की परिभाषा बता रहे, घात समुच्चय की। घात समुच्चय क्या होता है ये आपको सीखना है। घात समुच्चय मतलब पावर सेट, ठीक है। पावर सेट क्या होता है ये आपको समझना है। घात समुच्चय, घात समुच्चय का मतलब हमने बताया कि अगर कोई एक समुच्चय है उसके हमने उप समुच्चय निकाले, और उन उप समुच्चयों को अवयव मानते हुए अगर एक समुच्चय बना दिया जाए तो उस समुच्चय को हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। बच्चों ध्यान से समझो, घात समुच्चय को पावर सेट कहते हैं, इसलिए उसको पीए से डिनोट करते हैं। काय से डिनोट करते हैं, पीए। पीए कहीं लिखा है, इसका मतलब है कि समुच्चय ए का ये घात समुच्चय है। कहीं भी पीए लिखा है इसका मतलब ए समुच्चय का ये घात समुच्चय है। और घात समुच्चय को हम कैसे लिखते हैं, ध्यान दें, ये जो आपके उप समुच्चय हैं इनको अवयव मानते हुए एक बड़ा समुच्चय बना दें। इसको एक अवयव मान लें, एक अवयव आपका ये, इसको भी एक अवयव के तरीके से मानोगे। 2 है ये भी आपका एक अवयव है, 3 है ये भी आपका एक अवयव है, और ये समुच्चय जो 1,2 जिसके अवयव हैं इसको भी एक अवयव मानो, और 1,3 इसको भी हम एक अवयव के तरीके से मानेंगे। 2,3 ये भी एक आपका अवयव है, और 1,2,3 ये भी आपका एक अवयव है। अब इनको सबको एक मझले कोष्ठक में बंद कर दिया जाए तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो बना समुच्चय, उसी समुच्चय को हम घात समुच्चय कहते हैं। तो बच्चों आपने क्या सीखा, यहाँ क्या परिभाषा बनी, घात समुच्चय की क्या परिभाषा बनी। घात समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जो दिए गए समुच्चय के उप समुच्चयों, दिए गए समुच्चय के उप समुच्चयों को अवयव मानते हुए उससे बनाओ, अवयवों से जो बना, मतलब घात समुच्चय वो समुच्चय होता है जो उप समुच्चय के जो उप समुच्चय हैं उनको अवयव मानते हुए हमने समुच्चय बनाया है। उनको अवयव मानते, ये आपके जो उप समुच्चय उनको अवयव मानते हुए जो समुच्चय बनाया है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, घात समुच्चय कहते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। घात समुच्चय का मतलब पहले हम किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय निकालें और उन समुच्चयों उप समुच्चयों को हम अवयव मानते हुए एक बड़ा समुच्चय बना लें, बस उसी को हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं बच्चों, ठीक है। बात आई समझ में। घात समुच्चय का क्या मतलब है, दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय बनाएं और उप समुच्चयों को अवयव मानते हुए एक बड़ा समुच्चय बना लें अगर, तो बस उसी को हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। क्लियर बात हो गई, कोई डाउट नहीं। अगर आपसे हम ये कहें कि आपका एक कोई समुच्चय बी है और उसके अवयव हैं ए कोमा बी, आपसे कहा जाए कि भाई घात समुच्चय बनाओ, तो घात समुच्चय को हम देखो पीबी लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे, पीबी, मतलब बी समुच्चय का पावर सेट। पावर सेट का मतलब पी जो लिखा ना पावर है, पी का मतलब पावर से है, ऐसे समझो।
घात से है, ये घात समुच्चय का प्रतीक है। बी समुच्चय का घात समुच्चय बराबर क्या करोगे, देखो ध्यान दें, पहले तो इसके उप समुच्चय बनाओ। बच्चों आपको पता है किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय फाई होता है। एक ए लिख दें तो ये भी एक उप समुच्चय हो जाएगा, बी ये भी आपका एक उप समुच्चय हो जाएगा, और ए कोमा बी ये भी आपका उप समुच्चय हो जाएगा। तो ये तो आपके हो गए उप समुच्चय। अब इनको सबको अवयव मानते हुए हम यहाँ पर एक समुच्चय बना दें। एक अवयव ये है, एक अवयव ये है, एक अवयव ये है और एक अवयव ये, 4 अवयवों का एक समुच्चय बना दें। बस उसी को हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। यहाँ लिखा जाएगा फाई, फिर इसके बाद ए, और फिर यहाँ पर बी समुच्चय लिख दें, और यहाँ पर ए कोमा बी समुच्चय लिख दें, और इसके बाद में ये महिला कोष्ठक बंद कर दें। तो ये समुच्चय बी का घात समुच्चय कहलाएगा। बात मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गई होगी घात समुच्चय का क्या मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घात समुच्चय के बाद एक और समुच्चय है जिसको कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझो, इसको रब कर लेते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, सॉरी, सार्वत्रिक समुच्चय समझो बच्चों क्या होता है। सार्वत्रिक समुच्चय यहां लिख लेते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय, इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल सेट ध्यान से समझो। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि एक सार्वत्रिक समुच्चय एक बड़ा सा समुच्चय होता है, बहुत बड़ा सा समुच्चय, जिसमें ये कहें कि उसके सब उप समुच्चय सम्मिलित कर लिए जाएं। एक छोटे से एग्जाम्पल से शायद बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम ये कहें कि आपके जो आकाश में तारामंडल का समुच्चय है, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय है। इसमें हर प्रकार के सभी तारे सम्मिलित हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक आपके पास ए समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3। एक कोई समुच्चय मान लेते हैं बी है, और इसके अवयव यहां पर लिख देते हैं 3, 4, 5 लिख दें। एक कोई और समुच्चय सी मान लें जिसके अवयव यहां लिख दें 2, 4, 6 लिख दें। अब बच्चों हमें एक ऐसा समुच्चय बताना है जो इन तीनों का यूनिवर्सल सेट हो, सार्वत्रिक समुच्चय हो। सार्वत्रिक समुच्चय को बच्चों यू से डिनोट करते हैं, याद करिए, यूनिवर्सल सेट है इसलिए इसको यू से डिनोट करते हैं। तो हमें एक ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है जो ये इनके तीनों समुच्चयों के अवयव उसी में आ जाएं। एक बड़ा समुच्चय होता है जिसमें हर प्रकार, ये तीनों प्रकार के समुच्चय के जो अवयव हैं, 3 समुच्चय है ना, उसके सभी अवयव उसमें अगर आते हैं तो वो सेट आपका इन समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय बराबर क्या कह सकते हो, देखो, जिसमें 1 भी हो, जिसमें 2 हो, जिसमें 3 हो, जिसमें 4 हो, जिसमें 5 हो और जिसमें 6 हो। ध्यान से समझो, आप यहां से यहां तक जो 3 समुच्चय हैं इसमें आप किसी में भी देखो यही अवयव हैं। 1, 2, 3, देखो 1, 2, 3 है, 3, 4, 5, यहाँ 3, 4, 5 भी हैं, 2, 4, 6, यहाँ देखो 2, 4, 6 भी इसमें है। इसका मतलब ये वो सेट है जो जिसमें इसके भी अवयव हैं, इसके भी अवयव हैं और इसके भी अवयव हैं। तीनों समुच्चयों के अवयव यहां पर हैं, इसलिए ये सेट इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। क्लियर बच्चों, बात हो गई, समझ में आया सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। तो मेरे ख्याल से ये सब आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 1.3 एक्सरसाइज के प्रश्नों पर पहुंचते हैं। 1.3 एक्सरसाइज के प्रश्न बड़े ही सीधे साधे भोले भाले हैं बेचारे, बड़े आराम से इनको आप सॉल्व कर सकते हो यदि आपने ये बेसिक पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट कर दें। देखो, इसको रब करके हम सीधा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं। देखिए बच्चों, 1.3 एक्सरसाइज में हमसे यहां पर इन्हीं सब जो अभी तक हमने आपको 3-4 टॉपिक पढ़ाए हैं, बस उन्हीं पर आधारित ये आपकी एक्सरसाइज है 1.3। इसमें यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन तो बेहद आसान है
केवल और केवल आपके पास यहाँ पर दो निशान छपे हैं कि भाई हमें या तो ये भरना है या ये भरना है, यहाँ पर दो निशान हैं। इसको कहते हैं सबसेट और इसको कहते हैं नॉट सबसेट। मतलब अगर किसी ए समुच्चय बी समुच्चय का सबसेट है तो ये उप समुच्चय है तो आपको ये भरना है, और उप समुच्चय नहीं है तो आपको ये भरना है। नहीं है मतलब काट दें। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, और यहां पर पहले क्वेश्चन में पहला ये भाग दिया गया है जिसमें लिखा है 2, 3 और 4। ध्यान से समझना है, एक आपका ये समुच्चय है और एक दूसरा यहां पर खाली स्थान है, और एक दूसरा यहां पर समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 इसके अवयव हैं। अब आपसे प्रश्न ये कहता है कि यहां पर ये निशान भरो, ये वाला निशान भरो अथवा ये वाला निशान भरो। बताओ कौन सा निशान भरना है। मतलब ये वाला जो सेट है वो इसका अगर उप समुच्चय है तब तो आपको ये भरना है, उप समुच्चय नहीं है तो आपको ये वाला भरना है। इतनी बात है। तो आप बच्चों बड़े आराम से कह सकते हो कि इस वाले समुच्चय के सभी अवयव यहां पर हैं। ध्यान से समझो, यहां पर देखो 2 है ना, इसमें 2 है तो भाई इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। इसका मतलब इसके सभी अवयव इसमें हैं। इसका मतलब ये जो है वो इस वाले समुच्चय का सबसेट है। तो आपको क्या भरना है, सबसेट का निशान भरना है, मतलब उप समुच्चय का निशान भरना है। क्लियर बात है बच्चों। इसके बाद आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पर। देखो दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरे प्रश्न में कहा है ए बी सी, यहां पर है बी सी डी। यहां देखो है ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी इसके अवयव हैं, और यहां पर इसके अवयव हैं बी सी कॉमा डी, ये इसके अवयव हैं, ये इसके हैं बी सी डी। बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों ये बताओ कि क्या इस समुच्चय के सभी अवयव इसमें हैं। यहां देखो बी है, यहां भी है, बिल्कुल अच्छा है। यहां सी है, यहां भी सी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये ए जो है वो इसमें तो नहीं है। इसी के सब अवयव यहां आना चाहिए, तो यहां पर ए है ही नहीं, यहां पर ए है। इसका मतलब ये जो ए है वो बी में नहीं है, मतलब इस समुच्चय का अवयव नहीं है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो आपको यहां पर देखो काट देना है। ठीक है, इसके सभी अवयव यहां होना चाहिए जो कि नहीं है। ए समुच्चय पहले वाले में ए है और दूसरे वाले में ए नहीं है। इसका मतलब इसका अवयव यहां होना चाहिए जो कि नहीं है। ठीक है, सभी अवयव इसी से होना चाहिए, ऐसे कहो सभी अवयव इसी से होना चाहिए। भाई ये तो इसी से है, ये भी इसी से है, लेकिन ये जो है ना ये इससे नहीं है। ठीक है, ए जो है वो इस वाले दूसरे वाले का अवयव नहीं है, इसलिए ये आपका सबसेट नहीं है, उप समुच्चय नहीं है। इसको काट देना है। ठीक है बच्चों, इसको काट देना है। इसके बाद देखो तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट है, लिखा है एक्स दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है। ये तो अभी हमने बेसिक पढ़ाया था, तब भी आपको बताया था। यहां पर क्या है, कक्षा 11, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। पूरा लिख दें, चलो पूरा लिख देते हैं। यहां लिखा है एक्स दैट एक्स कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है बात ये। और इसके बाद में यहां पर खाली स्थान पर हमें ये अथवा ये निशान भरना है। और यहां पर देखो क्या लिखा है, यहां पर लिखा है एक्स दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। देखो क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है ना, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है। ये है देखो यहां पर है। ठीक है बात। अब बच्चों बताओ कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, ये क्या है, आपके विद्यालय का ही ये एक विद्यार्थी, मतलब कक्षा 11 जो है वो कहां से आया, विद्यालय से ही आया है। इसी के अवयव यहां आए हैं। इसका मतलब ये तो सबसेट है, बिल्कुल पक्की बात है। तो बच्चों यहां पर आपको सबसेट का निशान भरना है। ये तो विद्यालय पूरा है, ऐसे कहो पूरा विद्यालय है। ठीक है,
और इस पूरे विद्यालय का ही एक आपका क्लास है 11। इसका मतलब इसका ही अवयव आपका ये है, इसी के अवयव यहां पर आए हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या है, इस वाले का सबसेट है, आपको सबसेट भरना है। ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि x, जहां x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। देखो ध्यान दें, यहां पर ये आपका है x, जहां x समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, स्थित एक वृत्त है और यहां पर ये देखो पहला आपका समुच्चय हो गया। यहां पर हमें ये भरना है कि भाई ये इसका सबसेट है अथवा नहीं है। कौन से समुच्चय का सबसेट नहीं है? दूसरा आगे यहां समुच्चय लिखा हुआ है x सच दैट x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? इकाई है। जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? 1 इकाई है। ठीक है, 1 इकाई है। ये है आपका, देखो दूसरा आपका सेट है। तो ये सेट पहला है, ये सेट दूसरा है। प्रश्न आपका ये है कि ये वाला सेट इसका सबसेट है या नहीं। बच्चों यहां ध्यान से देखो, पहला जो सेट है उसमें लिखा है समतल में स्थित एक वृत्त है। यहां पर तो समतल में स्थित ये वृत्त, देखो ये ढेर सारे वृत्त हैं, समतल में स्थित ये वृत्त हो सकते हैं। यहां बताओ, यहां लिखा है x सच दैट x एक समान समतल में, इसी के समान एक समतल है, इसमें एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। बच्चों जो 1 इकाई त्रिज्या का वृत्त होता है, जो इकाई त्रिज्या का वृत्त होता है उसको बिंदु वृत्त भी कह सकते हैं। यहां पर 1 इकाई त्रिज्या का केवल वृत्त है। यहां पर इसके अवयव इसमें होना चाहिए बच्चों, तभी इसको हम सबसेट लिखते हैं। तो यहां तो केवल 1 इकाई त्रिज्या का वृत्त है, यहां पर अनेक अलग अलग त्रिज्याओं के बहुत ढेर सारे वृत्त हैं, तो इसके अवयव बच्चों इसमें नहीं है। मतलब ये वृत्त 1 इकाई त्रिज्या का है और यहां पर अलग अलग हैं, इसका यहां अवयव होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहां पर इसको कट कर देना है। मतलब ये वाला पहला जो समुच्चय है दूसरे समुच्चय का सबसेट नहीं है, आपको यहां कट कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखो 5वां नंबर क्या है बच्चों। 5वां प्रश्न देखो क्या कहता है। 5वां प्रश्न कहता है x, जहां x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। देखो ध्यान दें, यहां पर लिखा है x, जहां x समतल में स्थित एक समबाहु समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यहां पर लिखा है समतल में स्थित एक त्रिभुज है। और यहां पर देखो दूसरा जो सेट है वो क्या है, दूसरा जो सेट दिया गया है वो लिखा हुआ है x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक आयत है। देखो यहां बिल्कुल भिन्नता कर दी गई है। x सच दैट x यहां है समतल में स्थित एक आयत है। ये क्या है बच्चों? आयत है। ये आयत है भैया, आयत और ये त्रिभुज, देखो इसका तो कोई सबसेट हो ही नहीं सकता, ये है ना। आयत से तो आयत ही मिल सकते हैं, आयत से क्या त्रिभुज मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। इसका मतलब ये भी इसका देखो सबसेट नहीं है, आपको कट करना है। इसमें से देखो ये आपका आयत है, यदि इसी टाइप के कुछ आयत इसमें उठा के रख दिए जाते तो इसको हम सबसेट कह सकते थे। तो यहाँ पर आयत है ही नहीं बच्चों, ये तो त्रिभुज हैं, इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। चलो आगे देखो 6वें की बात करें। 6वें में लिखा है x सच दैट x, देखो पहला समुच्चय है x सच दैट x किसी समतल में क्या है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है बच्चों? ये समबाहु त्रिभुज है। और यहां पर देखो दूसरा सेट क्या है, ये तो समबाहु त्रिभुज का सेट है, ये पहला वाला समबाहु त्रिभुज का सेट है।
दूसरा क्या है, एक्स सच दैट एक्स यहां लिखा है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ये हर प्रकार के त्रिभुज है, लिखा है एक्स सच दैट एक्स क्या है, समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ये आपका देखो त्रिभुज है, किसी भी प्रकार के ये त्रिभुज हो सकते हैं। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज भी हैं, समकोणीय त्रिभुज भी हैं, किसी भी प्रकार के सब त्रिभुज यहाँ पर हैं। तो अब यहाँ से हमने केवल समबाहु त्रिभुज उठा के यहाँ रख लिया, तो भैया इसी का देखो ये अवयव है, इसका मतलब ये सबसेट है बच्चों। आपको यहाँ सबसेट का निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पर हर प्रकार के त्रिभुज हैं, इसमें समबाहु भी हैं, समकोणीय त्रिभुज भी हैं, समद्विबाहु त्रिभुज भी हैं। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज हैं, सब प्रकार के त्रिभुज हैं। बस उनमें से हमने केवल समबाहु त्रिभुजों को लिया और यहाँ कर लिया। तो अब ये समबाहु त्रिभुजों का सेट जो होगा वो उप समुच्चय होगा इस वाले सेट का। ठीक है, तो आपको यहाँ उप समुच्चय का निशान लगाना है। बच्चों अंतिम प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पर आपका ये 7वां जो प्रश्न है उसमें भी 2 समुच्चय दिए गए हैं। पहला समुच्चय यहाँ दिया गया है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। क्या लिखा है, एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो दूसरा सेट है देखो, यहाँ पर ये सेट हो गया खत्म, और इसके बाद में जो दूसरा सेट है ये यहाँ से शुरू है। इसमें हमें भरना है कि ये सबसेट है अथवा नहीं। आगे लिखा है एक्स सच दैट एक्स क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है। ये एक पूर्णांक है। देखो ध्यान से समझो, ये तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। कैसे, देखो ध्यान दें, प्राकृतिक सम संख्याएं आपको पता है, देखो 2 4 6 और डॉट डॉट, ये आपकी यहाँ पर ये सेट है। और यहाँ पर x एक पूर्णांक है बच्चों। पूर्णांक आपको पता है, पूर्णांक जो होते हैं वो सभी धनात्मक ऋणात्मक सब पूर्णांक होते हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट आगे चलते जाओ, ये प्लस पूर्णांक कहलाते हैं। माइनस पूर्णांक इधर देखो, -1 -2 -3 -4 और डॉट डॉट माइनस अनंत तक जाते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो सेट है इसी सेट के कुछ अवयव यहाँ रखे हुए हैं। ध्यान से देखो 2 भी रखा है, यहाँ पर 4 भी इसी से आया है, 6 भी इसी से आएगा, 8 भी, मतलब सारे सम पूर्णांक हैं वो इसी से आए हुए हैं। इसका मतलब इसी के सब अवयव यहाँ पर हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पर सबसेट लिखना है कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पर, ये इसका सबसेट है। ठीक है, ये सम प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट है वो सबसेट है काय का, इस वाले का एक जो पूर्णांक है उसका सबसेट ये है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। उम्मीद है कि पूरे एकदम सब कुछ समझ में, एक एक करके सब समझ में आएगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बाय द वे, अगर आपको ऐसी कुछ समस्या लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि समझ में आ गया तो अभी आपको कमेंट करना है कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है जांच करिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। देखो सब कुछ बिल्कुल एकदम सिंपल सा है, बिल्कुल आसान सारे प्रश्न हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं। बस आपको अच्छे से रीड करना है और ये देखना है कि भाई इसमें लिखा क्या है, हमसे पूछा क्या गया है। बस अच्छे से रीड करना है प्रश्न को। बच्चों ये है आपका दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में यहाँ पर देखो जो पहला है वो इस प्रकार से लिखा है कि जो a, b यहाँ पर एक सेट है जिसके 2 अवयव हैं a, b, और यहाँ पर ये लिखा है सबसेट ये नहीं है। काय का सबसेट नहीं है, b, c, a का सबसेट नहीं है। बिल्कुल बच्चों असत्य लिखा है, ये तो सबसेट है भाई। यहाँ पर देखो इस सेट के सभी अवयव यहाँ आए हैं कि नहीं आए हैं। देखो a भी यहीं से आया है, b भी यहीं से आया है। इसका मतलब ये आपका उप समुच्चय है इसका। कहता नहीं है, क्यों नहीं है भाई, बिल्कुल है, ये तो असत्य लिखा है बच्चों। ठीक है, ये असत्य लिखा है। तो इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरे प्रश्न में आपसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला ये आपका सेट है जिसके अवयव हैं a, e, और यहाँ पर ये सबसेट का निशान लगा है। और यहाँ पर दूसरा जो सेट है उसमें लिखा है x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये आपका देखो लिखा है, क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है।
बच्चों एकदम सत्य लिखा है, ये आपका बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई, देखो ध्यान दें, जो स्वर होते हैं 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 आपके स्वर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। अब बच्चों इन्हीं 5 में से देखो हमने 2 यहाँ पर लिए हैं, ये भी यहीं से आया है, ये भी यहीं से आया है। इसका मतलब पहले वाले के जो अवयव हैं, पहले समुच्चय के अवयव हैं, वो सभी अवयव समुच्चय दूसरे वाले के ही अवयव हैं। इसका मतलब ये सबसेट है, बिल्कुल सत्य लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल एकदम सही है बच्चों। ठीक है, चलो तीसरे की बात बताओ। तीसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3। एक सेट आपका पहला है 1, 2, 3 और यहाँ सबसेट का निशान है और इसमें लिखा है 1, 3, 5। बच्चों ये बिल्कुल असत्य लिखा है। बताओ क्यों असत्य है? क्योंकि इसी के सब अवयव इसमें होना चाहिए। ये सबसेट तभी कहलाएगा जब इसके अवयव इसमें सब अवयव होते हों। यहाँ पर देखो एक आपका यहीं से लिया गया है, देखो यहाँ से एक लिया गया है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें 2 लिखा है बच्चों, यहाँ 2 है ही नहीं, तो हम 2 जब है नहीं तो यहाँ से कैसे आ गया? नहीं आ सकता। इसका मतलब बच्चों ये आपका बिल्कुल असत्य लिखा है, मतलब ये वाला इसका सबसेट नहीं हो सकता। इसमें लिखा है सबसेट है तो इसका मतलब ये गलत लिखा है। ठीक है, ये गलत लिखा है। देखो इसके बाद चौथे नंबर की बात कर दो। चौथे नंबर में क्या है आपका? ये ए है कोई समुच्चय जिसका एक अवयव केवल है ए, और ये सबसेट है या नहीं बताओ भाई? ए, बी, सी एक दूसरा समुच्चय है, इसका ये सबसेट है, बिल्कुल एकदम यथार्थ सत्य लिखा है। क्यों? क्योंकि यहां से हमने एक अवयव लेके एक समुच्चय बनाया है, बिल्कुल सही बात है। इसका, इस सेट का एक अवयव देखो क्या है, इसी का अवयव यहां पर है। पहले सेट में जो अवयव है वो दूसरे सेट का ही अवयव है, इसका मतलब ये आपका सबसेट है, अर्थात ये बिल्कुल सही लिखा है। बच्चों बिल्कुल ठीक लिखा है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद यहां पर देखो अगला प्रश्न आपका है जो वो है 5वें नंबर का, देखो ध्यान दें, उसमें आपका ये ए लिखा है, ये एक कोई समुच्चय है, और यहां पर बच्चों ये देखो ध्यान दें, ये बिलोंग टू का निशान है। बिलोंग टू काहे का? ए, बी, सी। देखो बिल्कुल बच्चों असत्य लिखा है, ध्यान से समझो क्यों असत्य है, क्यों असत्य है, ध्यान से समझो। ये इसलिए असत्य है क्योंकि हम अगर ऐसा लिखा होता ए बिलोंग टू, ध्यान से समझो, ए बिलोंग टू ये ए, बी, सी, तब तो बिल्कुल ठीक था, मतलब इस समुच्चय का ही एक अवयव ए है, ये तो बिल्कुल सही है। यहां पर ये सेट बना दिया तो सेट तो इसका अवयव है नहीं। अगर यहां पर ये इस प्रकार से लिखा होता या मंझले कोष्ठक में और अंदर ए को बंद कर दिया जाता तो इसका एक अवयव ये हो जाता, अवयव तो है नहीं। इसका मतलब ये अलग, बिल्कुल एकदम गलत लिखा है, बिल्कुल असत्य लिखा है। ठीक है, यहां अगर ये लिखा होता तो बिल्कुल सत्य हो जाता। इसके बाद देखो अगला जो है 6वां पॉइंट, वो क्या है? 6वें पॉइंट में लिखा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक, देखो ध्यान दें, ये आपका इस प्रकार से है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6, क्या लिखा है? संख्या 6 से कम, 6 से कम, 6 से कम, 6 से कम समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का ये आपका सेट है। ठीक है, अच्छा भाई, और आगे लिखा हुआ है, ये आपका सब सेट का निशान इसमें है, और आगे लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। देखो क्या है? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। ऐसा ही तो है, बिल्कुल सही है। जो संख्या 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करती है, ये अब बच्चों प्रश्न आपका। ठीक है, ध्यान से समझो पूरे, दोनों यहाँ पर दोनों देखो, यहाँ इसको भी आप लिख सकते हो, इस सेट को भी लिख सकते हो, इस सेट को लिखो,
पहले इसके अवयव लिख लें तो बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसके यहाँ पर अवयव हैं या नहीं। देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये सेट कैसे बनाओगे, देखो लिखा है x, जहां x क्या है, संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, सम संख्या लिखनी है 6 से जो कम हो, तो बच्चों आपको केवल 2 और 4 मिलेगा। 6 से कम लिखना है, सम वाली संख्याएं वो लिखनी है जो 6 से कम है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के 6 में, 1 से लेकर के 6 में यहां पर देखो 2, 3, 4, 5 आप देख सकते हो, उसमें सम संख्या केवल ये और ये है। तो 2 और 4 सम संख्याएं हैं, सम प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है जो 6 से कम है, 2,4 लिखना है। ठीक है, तो ये सेट हो गया 2,4 का। यहां बताओ ये सेट काहे का है, देखो लिखा है ये भी प्राकृतिक संख्या है लेकिन 36 को विभाजित करने वाली संख्याएं हैं ये। तो बच्चों 36 को तो 1 भी विभाजित कर सकती है, 2 भी 36 को विभाजित कर सकती है, 3 भी 36 को विभाजित करेगी और 4 करेगी, 4 निम 36, हाँ बच्चों 4 भी इसको विभाजित करेगी 36 को, है ना। 6 भी 36 को विभाजित करेगी, ठीक है, 6 छक्का 36 होता है, 7 नहीं करेगी, 8 नहीं करेगी, 9 चौको 36, 9 भी देखो विभाजित करेगी बच्चों, है ना, 9 भी विभाजित करेगी। और फिर इसके बाद 12 या 36, 12 भी विभाजित करेगी। और फिर इसके बाद मेरे ख्याल से बाकी अब 18 है ना, 18 भी इसको विभाजित करेगी, बस इतना है। तो बच्चों यहां पर 36 को विभाजित करने वाली ये सब संख्याएं हैं जो 36 को विभाजित करती हैं। तो बच्चों इनमें से यदि ये आया हो, ध्यान से देखो, इसी से एक अवयव यहां लिया गया है, इसी का अवयव ये 4 भी यहां लिया गया है, इसका मतलब ये आपका ये समुच्चय है, इसका सबसेट है। 2,4 है वो सबसेट है काय का, 2,4 है वो सबसेट है काय का, इस समुच्चय का। तो बच्चों यहां पर ये सबसेट का जो निशान लगा है बिल्कुल यथार्थ सत्य लिखा है, ये आपका सत्य है, इसको क्या लिखना है, सत्य, ये सत्य लिखा है। ठीक है, क्लियर बात हो गई। इसी के अवयव देखो यहां पर हैं, समुच्चय पहले वाले के जो अवयव हैं वो दूसरे वाले के ही अवयव हैं, इसलिए ये आपका सबसेट होगा। ठीक है, यहां पर सबसेट जो लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा है। तो बच्चों यहां पर दूसरा प्रश्न भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न देखो क्या है बच्चों, इसको रब कर लेते हैं, हम लोग पहुंचते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखिए तीसरा प्रश्न देखो भाई, तीसरा जो प्रश्न है उसमें क्या कहा गया, बड़े छोटे छोटे से हैं, आराम से हैं, तो थोड़े से पॉइंट उसमें ज्यादा बनाए गए हैं, मतलब एक प्रश्न में 5-5, 6-6 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी हैं तो बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है सारे। देखो बच्चों यहाँ पर एक समुच्चय दिया गया है, कोई समुच्चय ए है और जिसके जो अवयव हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं कि इसका एक अवयव 1 है, एक अवयव 2 है और एक अवयव है 3,4। देखो यहाँ एक पूरा अवयव माना जाएगा इसको, ठीक है, और इसके बाद में एक अवयव है 5। ये आपका एक कोई समुच्चय ए है, बहुत अच्छी बात है भाई, है तो बना रहने दो, कोई बात नहीं। अब हमें क्या सिद्ध, यहाँ पर क्या पूछा गया है, पहले नंबर पर हमसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बताओ कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना, कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है, देखो ध्यान दें 3,4 लिखा है यहाँ पर, और ये 3,4 जो है, 3,4 जो है वो सबसेट ए लिखा है। बताओ ये सही लिखा है या गलत लिखा है बच्चों, ध्यान से समझो, ये आपका गलत लिखा है। क्या है, ये असत्य है बच्चों, ये है असत्य। क्यों असत्य है, ध्यान से समझो, यहाँ पर ये सबसेट का निशान है कि नहीं है, एक ये अवयव है। अगर ऐसा लिखा होता कि 3,4 ये एक आपका अवयव है काय का, समुच्चय ए का, तब तो बिल्कुल ठीक था। 3,4 ये अवयव के तरीके से है जो ए में है, समुच्चय ए में 3,4 और ये मंझला कोष्टक बंद है, इसका मतलब ये एक अवयव है समुच्चय ए का। ठीक है, अगर ऐसा लिखा होता तो बिल्कुल सत्य था, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है। यदि ऐसा लिखा हो, ध्यान से समझो, ये एक अवयव है, इसको हम समुच्चय बना दें और फिर इसको हम ऐसा लिख दें, तो बच्चों बिल्कुल हम लिखेंगे कि ये सत्य है। क्या है, ये सही लिखा है, ये असत्य है, ये सत्य। ठीक है, देखो दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न बताओ सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर लिखा है 3,4, क्या है 3,4 और ये आपका एक सेट है कोई 3,4।
जो कि ए समुच्चय का अवयव है बच्चों, बिल्कुल सत्य लिखा है, ये सही है। ठीक है, ये सही है। हमें केवल और केवल ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो सही नहीं है उसको हमें दिखाना है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, आगे बताओ, यहां पर लिखा है 3,4 बच्चों, ये है ना तीसरा प्रश्न आपका, ये है, ये आपका तीसरा प्रश्न है 3,4 और ये आपका कोई सेट बना दिया और ये सेट ये समुच्चय ए का अवयव है बच्चों, ये बिल्कुल समुच्चय ए का सबसेट है, बिल्कुल सत्य है। ये भी आपको सत्य दिखाना है कि ये सही लिखा है। ये देखो 3,4 एक अवयव है और इस अवयव को लेकर के हमने एक समुच्चय बना लिया, जो समुच्चय काय का उप समुच्चय होगा, समुच्चय ए का उप समुच्चय होगा, बिल्कुल एकदम सत्य लिखा है बच्चों, ये सही लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो चौथा लिखा है 1 एक कोई अवयव है जो कि समुच्चय ए का अवयव है। आप देख सकते हो कि इस समुच्चय में एक कोई अवयव है, मतलब एक बिलोंग कर रहा है ए को, मतलब ए में एक अवयव एक है, शुद्ध भाषा में ऐसे समझो तो वह बिल्कुल सही बात है कि समुच्चय ए में एक अवयव एक है, ये बिल्कुल सही लिखा है बच्चों, ये भी सत्य है। हमें केवल असत्य वाले बताने हैं, अक्सर सही लिखे हैं, जो भी गलत हैं उनको आपको लिखना है कि ये असत्य है। ठीक है, आगे देखो 1 बिलोंग, यहाँ पर जो 5वां प्रश्न है वो लिखा है 1 सबसेट ऑफ ए बच्चों, ये तो बिल्कुल गलत लिखा है, ये तो कोई आपका समुच्चय ही नहीं है, तो ये आपका असत्य लिखा है। ये क्या है? असत्य है। ठीक है, ये असत्य लिखा है। अगर एक को मंझले कोष्टक में यूं ऐसे बंद कर देते तो ये भी सही हो जाता। यहाँ पर ये आपका सबसेट का निशान तो लगा है लेकिन ये सेट ही नहीं है, ये तो एक अवयव है इसका। ठीक है, तो ये असत्य लिखा है। ठीक है बच्चों, ये असत्य लिखा है। इसके बाद में यहाँ पर देखो आगे आपके पास छठवां जो पार्ट है इसका, ये छठवां पार्ट देखो, छठवां पार्ट क्या है? छठवें पार्ट में आपसे कहा गया है कि 1,2,5 क्या है? 1,2,5 एक कोई सेट है और ये प्रश्न कहता है कि ए समुच्चय का सबसेट है। बच्चों क्या है? देखो ध्यान दें, 1,3,5 यहाँ एक अवयव एक है, एक 2 है और एक 5 है। 1, 2, 5 3 अवयव यहाँ से निकाले और अलग एक सेट बना लिया जो कि ए का सबसेट होगा। एकदम सत्य लिखा है बच्चों, ये सही लिखा है, इसमें कोई असत्यता की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर एक नमा पॉइंट जो पड़ा हुआ है वो लिखा हुआ है फाई। क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पर जो नमा सेट प्रश्न है वो लिखा है फाई जो है वो अवयव है, काय का अवयव है? ए का। देखो ध्यान दें, ये लिखा है फाई बिलोंग कर रहा है ए को, मतलब ए में फाई है। क्या ए में फाई है बच्चों? कहीं नहीं है, बिल्कुल ये गलत लिखा है, इसको आपको लिखना है असत्य है। क्या लिखना है? असत्य। ये ए में कहीं फाई है ही नहीं। ए का अगर एक अवयव फाई भी होता तो हम इसको लिख सकते थे कि बिल्कुल सत्य है, ये गलत है ना, फाई इसका कोई अवयव नहीं है, तो इसको भी आपको लिखना है, ये असत्य है। इसके बाद यहाँ पर देखो लिखा है बच्चों 5, ये आपका जो 10वां प्रश्न है उसमें लिखा है फाई सबसेट ऑफ ए। बच्चों बिल्कुल सत्य लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। क्यों? क्योंकि हर एक सेट का एक उप समुच्चय फाई होता है। हर एक सेट का जो ए सेट है इसका एक उप समुच्चय तो फाई होता ही होता है। ठीक, एक स्वयं समुच्चय होता है और एक रिक्त समुच्चय होता है। 2 समुच्चय हर एक सेट के होते हैं, स्वयं समुच्चय और रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है, इसमें कोई समस्या नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखो इसमें 11वां सवाल और दिया गया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो फाई है वो आपका एक सेट है, काय का सेट है, ए का उप समुच्चय है। कहाँ है भाई बताओ, कहाँ है? बिल्कुल नहीं है, ये तो आपका एकल समुच्चय हो गया बच्चों। इसमें अगर कोई फाई अवयव होता तो फाई अवयव यदि होता तो हम जरूर इसको सही लिख देते, ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ये असत्य लिखा है बच्चों। ये क्या है? असत्य। ठीक है, इसका कोई फाई अवयव ही नहीं है। एक अवयव लेकर के अगर हम कोई सेट बना लेते तो निश्चित रूप से ये ए का उप समुच्चय हो जाता, तो ये ए का उप समुच्चय नहीं है। ये लिखा है इसमें कि ए का उप समुच्चय है, इसका मतलब ये असत्य लिखा हुआ है। ठीक है, ये असत्य लिखा हुआ है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है।
छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन हमने बताया कि पॉइंट ज्यादा है। देखो 1 2 3 4 5 9 10 11 यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन हैं बिल्कुल जिद्दी से, बिल्कुल छोटे और बिल्कुल आसान से हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें, जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखो चौथा प्रश्न क्या कहता है, लिखता है कि समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। एकदम आसान बात है, उप समुच्चय को आपको से पूछा है कि उप समुच्चय लिखिए। पहला यहाँ पर देखो एक कोई समुच्चय ए है, ए, ठीक है, इसका एक अवयव केवल ए है, तो इसमें क्या करना है, इसके हमें उप समुच्चय लिखना है, उप समुच्चय लिखना है, उप समुच्चय। आपको पता है इसके कितने उप समुच्चय होंगे बच्चों? पहले तो हमें ये बताओ कि इसके कितने उप समुच्चय होंगे। हमने आपको एक बात बताई, याद करो कि किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय बच्चों फाई होता है। आंख बंद करके एक तो आप फाई लिख दिया करो, और एक स्वयं समुच्चय भी होता है, तो ये आपका एक ए, ये इस तरीके से स्वयं समुच्चय भी लिखना है। एक फाई होता है, एक स्वयं समुच्चय होता है। अब यहाँ पर अवयव बच्चों कितने कितने हैं? इस समुच्चय में केवल एक अवयव है, तो उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n होती है। 2 की पावर n और n बराबर होता है अवयवों की संख्या। यहाँ पर अवयव केवल एक है, तो निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं 2 की पावर 1 मतलब 2। यहाँ पर उप समुच्चय कितने होंगे? उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n होती है, और n होता है, अवयव कितने हैं वो n होता है, तो अवयव इसमें केवल एक है, इसलिए n का मान हमने 1 लिख दिया। 2 की पावर 1 बराबर 2 मतलब इसमें केवल 2 उप समुच्चय होंगे। एक उप समुच्चय फाई होगा, एक स्वयं समुच्चय होगा। तो इस तरीके से इस समुच्चय के उप समुच्चय फाई कोमा ए, फाई कोमा स्वयं समुच्चय। ठीक है, आपको ये आंसर लिखना है, इस समुच्चय के उप समुच्चय ये है। क्लियर बात है बच्चों? इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट यहां समझो। दूसरा पॉइंट क्या है? देखो दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, यहां पर दूसरे में 2 अवयव दिए गए हैं, ए कॉमा बी। यहां पर ए कॉमा बी अब 2 अवयव हैं, तो इसमें भी देखो अगर ये सूत्र आप लगाओगे कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो आपको यहां पर देखो उप समुच्चयों की संख्या पहले ढूंढ लें भाई। पहले हम यही कर दें कि उप समुच्चय हम बनाएंगे कितने? उप समुच्चयों की संख्या बराबर सूत्र क्या अभी बताया, 2 की पावर n, और n बराबर अवयवों की संख्या, अवयव हैं इसमें 2, तब आपको यहाँ पर 2 की पावर n और n का मान यहाँ पर आपको 2 लिखना है। 2 की पावर 2 मतलब 4। उप समुच्चय 4 बनाने हैं। कितने बनेंगे उप समुच्चय? 4 बनेंगे। देखो ध्यान दें, कौन कौन से उप समुच्चय बनेंगे? उप समुच्चय कौन कौन से बनेंगे? ध्यान से समझो। उप समुच्चय हमने बताया एक तो आपको फाई लिखना होता है, हर सेट में एक उप समुच्चय फाई होगा। एक अवयव लेकर के आप समुच्चय बना सकते हो, एक दूसरा अवयव बी लेकर के भी समुच्चय बनाया जा सकता है, और एक स्वयं समुच्चय लिख दें, ए बी दोनों अवयवों को लिख दें। तो बच्चों इस तरीके से अब देखो ये कितने उप समुच्चय हो गए? 4। 1 2 3 4। ए कोमा बी के उप समुच्चय कितने होंगे? एक फाई होगा, एक ए होगा, एक बी होगा, एक ए कोमा बी होगा। ऐसे 4 उप समुच्चय इसके निकलेंगे। इस समुच्चय के ये 4 उप समुच्चय हैं। ठीक है, एकदम आसान से सारे प्रश्न हैं बच्चों, किसी प्रकार की कोई शायद समस्या बिल्कुल एकदम नहीं होगी। ठीक है, ये आपके पास तीसरा बताओ। तीसरा जो प्रश्न है उसमें आपके पास जो समुच्चय दिया गया है उसमें अवयव हैं 1, 2, 3। यहाँ पर देखो 3 अवयव हैं। 3 अवयव वाला समुच्चय जो होता है उसमें उप समुच्चयों की संख्या, एक अभी जो बेसिक पढ़ा रहे थे उसमें भी यही एग्जाम्पल लिया था। इसमें 1, 2, 3 में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? उप समुच्चयों की संख्या बराबर बच्चों आपको लिखनी है 2 की पावर n होती है। n बराबर देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 अवयव हैं, तो आपको यहाँ लिखना है 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है? 8। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। क्लियर बात है? 8 उप समुच्चय हमें बनाने हैं। देखो ध्यान दें, उप समुच्चय कितने बनाने हैं हमें? 8। इसके 8 उप समुच्चय होते हैं। एक तो आंख बंद करके आपको फाई लिखना है। अब एक अवयव लें, एक उप समुच्चय देखो ये भी कहलाएगा।
एक दूसरा अवयव लेके एक समुच्चय बना दें, ये भी आपका एक उप समुच्चय कहलाएगा। तीसरा अवयव लेकर के एक समुच्चय बना दें, ये भी आपका उप समुच्चय कहलाएगा। अब दो दो अवयवों को लेकर के समुच्चय बनाएं, 1,2 ये भी उप समुच्चय है, 1,3 ये भी आपका एक उप समुच्चय है, 2,3 लिख दें, ये भी उप समुच्चय है। अब तीनों को लिख दें, 1 2 3 तीनों अवयवों को लेके लिख दें, मतलब स्वयं समुच्चय, पूरा समुच्चय लिख दें। बच्चों गिनती गिनो, यहाँ 8 हो गई होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 उप समुच्चय होते हैं जब अवयवों की संख्या 3 हो। 1 2 3 3 यहाँ पर अवयव हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 8, जो कि ये है। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल से हैं सारे प्रश्न, एकदम सिंपल। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद बच्चों अब एक और प्रश्न है, लिखा है फाई, अगर कोई समुच्चय है फाई, इसमें बताओ, यहां पर फाई का मतलब है रिक्त समुच्चय। फाई का मतलब क्या है? रिक्त समुच्चय। फाई का मतलब है रिक्त समुच्चय, इसका मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो उप समुच्चय कितने होंगे? उप समुच्चय कितने होंगे? उप समुच्चय बराबर होता है 2 की पावर n, और n का मान तो 0 है, मतलब अवयव है ही नहीं, शून्य अवयव है। तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 बराबर 1 होता है, आपको ये भी पता है ना। 2 की पावर 0 का मान 1 होता है। तो केवल और केवल एक उप समुच्चय इसका होगा। एक उप समुच्चय आपको लिखना है। देखो ध्यान दें, कौन सा जो रिक्त समुच्चय दिखाई दे रहा है, बस यही आपको लिखना है। रिक्त समुच्चय लिखना है जो स्वयं समुच्चय है, समझो, है ना। स्वयं समुच्चय ही आपका उप समुच्चय लिखना है। ठीक है, क्लियर बात है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न पर आते हैं। 5वां प्रश्न देखो क्या है, इसको रब कर लें, इसको रब कर लेते हैं और हम लोग पहुंचते हैं कहां? 5वें प्रश्न पर। ठीक है, देखो ध्यान दें, 5वां प्रश्न क्या है, ये है आपके पास 5वां प्रश्न। देखो क्या कहता है 5वां प्रश्न, लिखा है पी में कितने अवयव हैं? पी में, पी का मतलब क्या है? पावर ऑफ ए मतलब क्या होता है? ए से कोई सेट है, उसका घात समुच्चय है, ये घात समुच्चय है पी में कितने अवयव हैं, ये प्रश्न आपसे कहता है। पी में कितने अवयव हैं? कितने अवयव हैं? अवयव हैं, ऐसा हमें अवयव बताना है, कितने अवयव हैं पी में, कितने अवयव, मतलब घात समुच्चय में कितने अवयव हैं। बच्चों यहाँ पर एक बात बताओ कि घात समुच्चय, जबकि देखो a बराबर क्या दिया गया है यहाँ पर, जबकि आपसे कहता है कि a बराबर है फाई। a बराबर क्या है? फाई, मतलब a में कोई भी अवयव नहीं, a में कोई भी अवयव नहीं। अगर a में कोई अवयव नहीं है तो आप ध्यान से समझो कि यहाँ पर हम पी का मान निकालना चाह रहे हैं, पी में कितने अवयव हैं ये निकालना चाह रहे हैं। तो पहले तो हमें ये निकालना है कि इसके उप समुच्चय कितने होंगे। बच्चों केवल एक उप समुच्चय होगा फाई, क्योंकि यहाँ पर a बराबर फाई है, इसका मतलब यह है कि इसमें कोई भी अवयव नहीं है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पी बराबर क्या होगा? पी मतलब a में अवयवों, पी का मतलब क्या है? a का जो घात समुच्चय है वो लिखना है। तो a का घात समुच्चय बच्चों आपको ये देखो ये लिखना है। ठीक है, उप समुच्चय होगा फाई, और उप समुच्चय का हमने क्या कर दिया? एक समुच्चय बना दिया। इसको हम क्या कहेंगे? घात समुच्चय कहेंगे। और इसमें आप देख सकते हो अवयवों की कितने अवयव हैं, आपको लिखना है एक अवयव है। क्या लिखना है? उप समुच्चय में, उप आपको क्या लिखना है? घात समुच्चय में, है ना, घात समुच्चय, घात समुच्चय पी में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर क्या लिखना है? आपको लिखना है 2 की पावर 0 बराबर 1 लिखना है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं। और बच्चों देखो आगे अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 6वां है, इसकी देखो बारी आती है। 6वां प्रश्न, यहाँ पर हमें अंतराल दिए गए, अंतराल रूप में आपको यहाँ पर लिखना है। देखो ध्यान दें, आपके पास यहाँ पर 6वां प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर ये दिया गया है x सच दैट x बिलोंग टू r। ध्यान से समझो, x क्या है? r को बिलोंग कर रहा है, मतलब रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है x। और ये कहां से कहां तक है? देखो लिखा है -4 लेस देन x
और यहाँ है लेस देन इक्वल टू 6 लिखा हुआ है बच्चों, ये आपका है। ठीक है, हमें क्या करना है, अंतराल रूप में लिखना है। एकदम और एकदम आसान काम तो चलो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखो इसमें करना क्या है, ये -4 है, देखो यहाँ पर इक्वल का निशान बच्चों नहीं है, तो यहाँ पर इस बाउंड्री को आपको छोड़ देना है, ओपन इंटरवल यहाँ पर रखना है, ओपन इंटरवल, और यहाँ पर लिखना है -4 और कॉमा लगाओ, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखो बराबर में लिखा है 6, तो आपको यहाँ 6 लिखना है और ये क्लोज इंटरवल लगाना है। ठीक, इसका आप विशेष याद रखें, यहाँ 6 लेना है और 6 के पीछे और तक कहां तक आना है, -4 से आगे। -4 को नहीं लेना है, -4 को छोड़ देना है, -4 के आगे के सब अवयव लेना है और 6 तक लेना है। ठीक है, ये हमारा इसका मतलब है लिखने का। ठीक है, अब इसके बाद देखो दूसरा जो सवाल है, दूसरा आपका जो पार्ट है वो क्या कहता है, ध्यान से समझो। दूसरा जो पार्ट है उसमें इस प्रकार से लिखा है, देखो ध्यान दें, लिखा है x सच दैट x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r, ये लिखा है -12 लेस देन x और लेस देन लिखा है -10, और यहां पर देखो इस प्रकार से ये बंद कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये दोनों देखो बाउंड्रीज ओपन है, यहां भी बराबर नहीं है, यहां भी बराबर का निशान नहीं है, इसका मतलब हमें दोनों में ओपन इंटरवल रखना है दोनों साइडों पर। यहां पर ये है -12 और कहां तक जाना है, -10 तक जाना है। ठीक है, -12 से -10 के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं यहां पर हैं। तो बच्चों यहां पर -12 को नहीं लेना है, -10 को नहीं लेना है, बीच के जो आपके रियल नंबर हैं, जो भी आपके रियल नंबर बीच के हैं वो सब इस अंतराल में आते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं वो वाली जो -12 से आगे की हैं, -10 से पीछे की हैं, वो सब यहां पर आती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो यहां पर तीसरा देखो ध्यान दें, तीसरा पार्ट क्या है, ये कहता है, तीसरा देखो है हमारे पास, यहां देखिए छठवां सवाल है ना, तीसरा भाग इसका ये है, यहां लिखा है x सच दैट x बिलोंग टू r, यहां लिखा है 0 लेस देन और इक्वल x, और ये है लेस देन 7। यहां तक देखो ध्यान दें, इसको कैसे लिखोगे अंतराल के रूप में, इसको अगर हमें अंतराल के रूप में लिखना है बच्चों, यहां देखो इक्वल का निशान है, तो यहां तो ये बाउंड्री आपको क्लोज करनी है, क्लोज इंटरवल करना है, ये आपको देखो बंद करना है। ठीक है, और कहां से कहां तक, जीरो है ना, 0 से लेकर के आगे जाना है कहां तक, 7 तक, और 7 पर क्या करना है, ऊपर रखना है, क्योंकि यहां पर 7 नहीं रखना है, 7 से पहले के अवयव लेना है, 0 लेना है, और 0 से आगे चले जाओ कहां तक, 7 तक जाओ, 7 नहीं लेना है, 7 से पीछे मतलब 6 तक लेना है, वो सब वास्तविक संख्याएं आपको यहां पर मिलती हैं। ठीक है, इस अंतराल में मिलती हैं। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न क्या देखो कहता है, चौथे प्रश्न में क्या कहता है, यहां कहता है x सच दैट x बिलोंग टू r, यहां लिखा है 3 और फिर है लेस देन और इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 4 लिखा है बच्चों, ये है। यहां आप देख सकते हो दोनों जगह पर हमें क्या करना है, देखो क्लोज इंटरवल करना है, यहां भी और यहां भी। ध्यान से देखो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, मतलब हमें 3 भी रखना है और 4 भी रखना है, तो 3 से लेकर के हमें 4 तक की सभी वास्तविक संख्याओं को यहां पर लिखना है, 3 से आगे 4 तक सभी वास्तविक संख्याओं को लिखना है, जिसमें 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, और इसके बीच की जो भी आपकी वास्तविक संख्या है वो सभी इस अंतराल में शामिल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका। अब इसके बाद बच्चों उल्टी बात कही गई है यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में, अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। ये आपका समुच्चय निर्माण रूप दिया गया था यहां पर, और ये इंटरवल बनाना था, आपकी बार इंटरवल दिया गया है, हमें समुच्चय निर्माण रूप में बनाना है। तो यहां पर देखो 7वां प्रश्न हम बिल्कुल इसका अपोजिशन करके लिखना है। ठीक है, 6वां के बाद 7वें प्रश्न की देखो बारी आती है। देखिए 7वां प्रश्न है, यहां पर जो हमें अंतराल दिया गया है, देखो क्या दिया गया है, ये है -3 से -3,0, ये आपका अंतराल है। ठीक है, तो अब हमें इसको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। ठीक है, कैसे लिखोगे बच्चों बताओ, अभी लिखा था, बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो मंझला कोष्टक लिखोगे,
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर लिखना है, ध्यान से समझो। और इसके बाद में यहां देखो -3 लेस देन एक्स और लेस देन 0 इस प्रकार से लिखना है। यहां देख सकते हो ये आपका कौन सा अंतराल है, विवृत अंतराल है ना। विवृत अंतराल में क्या करते हैं, यहाँ खुला अंतराल है इसलिए इक्वल का निशान आपको नहीं लिखना है, याद रखिए, ठीक है। विवृत अंतराल है आपका ये। अच्छा भाई ठीक है, और इसके आगे देखो क्या है आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें कौन सा अंतराल ये दिया गया है, देखो ये आपका ये इस तरीके से 6,12 लिखा है, ध्यान से समझो। ये आपकी दोनों तरफ क्लोज बाउंड्री है ना, ये आपका क्लोज इंटरवल है जिसको समवृत्त अंतराल कहते हैं। तो यहां पर इसको कैसे लिखोगे, यहां पर देखो इसको अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखो तो कैसे लिखोगे, आपको लिखना है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। ध्यान से समझो, ये 6 पर देखो क्लोज है, 12 पर भी क्लोज है, तो आपको यहां लिखना है 6 लेस देन और इक्वल का निशान लगाएं एक्स और लेस देन और इक्वल 12, इस प्रकार से बच्चों लिखना है आप, ठीक है। यहां पर भी देखो 6 भी लेना है और 12 भी लेना है, 6 और 12 दोनों को लेना है, और उसके बीच के सब जो भी रियल नंबर हैं वो सब इसमें आते हैं, इस अंतराल में आते हैं, ठीक है। तीसरा देखो क्या कहता है, यहां पर तीसरा जो है इसमें लिखा है 6 तो ये ओपन है और 12 क्लोज है, यहां से देखो ये क्लोज है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको भी आपको देखो लिखना है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। यहां पर आपको लिखना है 6 लेस देन एक्स और यहां पर लेस देन इक्वल टू 12 लिखना है, याद करो। देखो ध्यान दें, यहां पर ये क्लोज बाउंड्री है ना, यहां पर 12 भी लेना है तो इक्वल का भी निशान रखना है, यहां इक्वल नहीं रखना है क्योंकि 6 को हमें लेना ही नहीं है, 6 के आगे के लेना है। और कहां तक जाना है, 12 तक के सब अवयव इसमें आएंगे, जितने आपकी रियल संख्याएं हैं 6 से आगे की 12 तक की सब संख्याएं इस अंतराल में आएंगी, ठीक है। इसके बाद देखो ये आपका चौथा पॉइंट क्या है, इसके बाद तीसरे के बाद देखो चौथा पॉइंट क्या कहता है। ये हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ये बंद बाउंड्री है, देखो माइनस का है 23 और कोमा में 5, ये आपका ओपन है, ठीक है। क्या करना है हमें, ये लिखना है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। यहां देखिए -23 को लेना है, माइनस में 23 और लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन ये 5 लिखना है, ठीक है। यहां देखो इक्वल का निशान लगाना है, -13 लेना है, 23 लेना है और -23 से आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, 4 तक जाना है, 5 नहीं, मतलब 5 से छोटे सब हमें रियल नंबरों को लेना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 7 का हल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 इसको नोट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करोगे। एक हमें सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करना है जिसमें आपके 2 समुच्चय दिए गए हैं, ध्यान से समझो। यहां पर हमें 2 समुच्चय दिए गए हैं। एक समुच्चय है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, क्या है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। एक तो आपका देखो ये समुच्चय है जो कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है, और इसके बाद एक दूसरा समुच्चय और यहां पर देखो दिया गया है, ये समुच्चय है समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सम द्वैबाहु, ठीक है। 2 भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, सम द्वैबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, त्रिभुजों का समुच्चय। इतनी बात ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। हमें क्या करना है, एक ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करना है जिसमें, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है हमने आपको बताया, एक बड़ा समुच्चय होता है जिसमें जो समुच्चय दिए जाएं उसके सबके अवयव एक साथ आ जाएं। ऐसे समुच्चयों को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। उसको यूनिवर्सल सेट इंग्लिश में कहा जाता है। और देखो ध्यान दें, उसको इस प्रकार आप लिख सकते हो, ध्यान से समझो। मान लेते हैं कि आपका ये एक कोई समुच्चय है, इसको हमने सार्वत्रिक समुच्चय लिख लिया, और सार्वत्रिक समुच्चय को यू से लिखते हैं, ये भी हमने आपको बताया किससे लिखते हैं, यू से, है ना। यूनिवर्सल सेट है इसलिए इसको यू लिखते हैं। यहां पर कोने पर आप यू लिख दें, ये कोने पर क्या लिख दें, यू।
अब इसमें दोनों प्रकार के समुच्चयों के अवयव यहां पर हमें भरना है, दोनों प्रकार के। देखो समकोणीय त्रिभुज आपको यहां पर भरना है, यहां पर ये देखो समकोणीय त्रिभुज है, क्या है, ये है समकोणीय त्रिभुज। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, देखो यहां पर दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं, ये भुजा इसके अगर बराबर होती है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हमें सभी प्रकार के समकोणीय त्रिभुज, सभी प्रकार के समद्विबाहु त्रिभुज यहां पर हमें भरना है। ये क्या है, समकोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज है। और बच्चों ये क्या है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये जो समुच्चय तैयार हुआ है, ये समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। किनका, इन दोनों समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय, ये इस प्रकार आप दिखा सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये भी त्रिभुज हैं और इस टाइप के भी त्रिभुज हैं, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज टाइप के जो त्रिभुज हैं वो भी सब इसमें हैं, और समकोणीय त्रिभुज जो हैं वो भी इसमें हैं। तो कुल मिला के एक बड़ा त्रिभुज यहाँ पर एक बड़ा समुच्चय तैयार कर लिया। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय। क्लियर बात हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, 9वां क्या कहता है बच्चों। देखो यहाँ 9वां प्रश्न की भी बात करेंगे। 9वें प्रश्न में क्या कहा गया है, एक समुच्चय कोई है ए जिसके अवयव हैं 1 2 3 1 3 5। चलो पहले इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लें, ठीक है। 9वां प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर है आपका ये 9वां। इसमें कहा गया है कि भाई एक समुच्चय कोई ए है और इस समुच्चय ए के अवयव हैं 1 3 5। एक समुच्चय कोई और अगला है जो बी है और इसके अवयव हैं 2 4 6 इसके अवयव हैं। एक कोई समुच्चय है सी और इसके अवयव हैं 0 2 4 6 और 8, ये इसके अवयव हैं। और अंत में हमसे पूछा क्या गया है, लिखा है इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। मतलब इनमें से कौन से समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। मतलब देखो बच्चों एक बात समझो, यहां पर पहला जो भाग है इसका, इसमें लिखा है 0 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर ये अवयव हैं। क्या ये सार्वत्रिक समुच्चय है? इन तीनों सेटों का ये सार्वत्रिक समुच्चय है। बच्चों यदि ये सार्वत्रिक समुच्चय है तो इन तीनों सेटों के अवयव इसमें होना चाहिए। यदि इसमें तीनों सेटों के अवयव आ जाते हैं तो इन तीनों सेटों के लिए ये सेट आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो बच्चों आप यहां देखो भाई, इसमें 8 है बच्चों, यहां 8 नहीं है, नहीं है ना, तो बस यहीं से बात फेल हो गई समझो। बाकी तो मेरे ख्याल से सब कुछ है, 6 तक तो अवयव हैं, ठीक है, 4 5 6 सब कुछ है, केवल 8 यहां पर है, इसमें 8 नहीं है। तो आपको यहां ऐसे आंसर लिखना है, क्योंकि 8 यहां इस समुच्चय का अवयव नहीं है। कौन से समुच्चय का? 0 1 2 3 4 6, इसका ये 8 अवयव नहीं है। अतः यह है सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, यह है सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में इसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा भाई दूसरे की बात बताओ, दूसरे को क्या सार्वत्रिक समुच्चय के तरीके से ले सकते हो? ये तो फाई लिखा है, इसमें तो कोई अवयव ही नहीं है। फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, तो आपको यहां पर एकदम लिखना है सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में इसको नहीं ले सकते। क्या लिखोगे? क्योंकि इस समुच्चय में कोई अवयव नहीं है, कोई अवयव नहीं है, इसमें तो कोई अवयव नहीं है। अतः यह है सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में नहीं लिया जा सकता। इतनी भी बात बच्चों समझ में आई, ठीक है।
इसके बाद देखो तीसरा क्या प्रश्न कहता है। तीसरे में कहा गया है कि इस ये कौन सा अवयव, देखो इसमें जीरो सहित 0 1 2 3 4 5 6 और यहां पर देखो 6 के बाद लिखा है 7 8 9 10 तक है ना, 7 8 9 और 10 तक ये आपके अवयव इसमें हैं, इसमें ये। तो बच्चों ये वो समुच्चय है जिसमें ये सारे अवयव हैं। देखो कोई भी अवयव छोटा नहीं है, एक्स्ट्रा भले ही बने रहे कोई बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा समुच्चय है, इसमें सब ये सब अवयव हैं। देखो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 0 भी है, 8 भी है, सब इसमें अवयव हैं। तीनों समुच्चयों के इसमें अवयव हैं, इसलिए इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में मान सकते हैं। क्या आपको लिखना है, चूंकि समुच्चय A, B व C के सभी अवयव इस समुच्चय में हैं, अतः यह सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में लिया जा सकता है। सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में लिया जा सकता है। बिल्कुल एकदम बात सही है कि भाई इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय मान सकते हैं, क्योंकि इसमें इन तीनों के अवयव आते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या है, यहां पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है, तो यहां बच्चों 0 नहीं है, भाई 0 भी तो चाहिए हमें। यहां पर जो आपका चौथा है समुच्चय, ये दिया गया है 1 से लेकर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक यहां पर अवयव दिए गए हैं। 0 इसमें नहीं है, जबकि यहां पर C समुच्चय में 0 भी अवयव है। तो आपको यहां पर लिखना है चूंकि 0 नॉट बिलोंग टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये लिखना है आपको। अतः यह सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में नहीं लिया जा सकता है। सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में नहीं लिया जा सकता है। इतनी बात बच्चों ठीक है। ये है आपका देखो क्वेश्चन नंबर 9 का हल। तो बच्चों 9 प्रश्न इसमें थे। ठीक है, उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार का कोई कहीं पर अगर डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप जरूर पूछ लें। ठीक है, अगर बाय द वे यहाँ कमेंट आपका हम ना कभी रीड कर पाए तो उसके लिए हमने एक दूसरा भी आपको ऑप्शन बताया कि भाई आप कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी जाकर के मैसेज करके हमें अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आपकी आने वाली है, जिसको हम कहेंगे वेन डायग्राम, वेन आरेख हैं और समुच्चयों पर संक्रियाएं। संक्रियाओं में यूनियन पढ़ना है, मतलब सम्मलन पढ़ना है, समुच्चयों का सम्मलन पढ़ना है, समुच्चयों का इंटरसेक्शन पढ़ना है, मतलब सर्वनिष्ठ कहें इसको। ठीक है, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ हम कैसे करते हैं, दो समुच्चयों का अंतर कैसे करते हैं, मतलब हमें समुच्चयों पर संक्रियाएं सीखनी है। ठीक है, वो इससे अगले वाले वीडियो में हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय।